सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस क्लास के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि प्लेट गर्डर क्या होता है, प्लेट गर्डर के अंदर कौन कौन सी जरूरी चीजें होती है और प्लेट गर्डर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको याद रखने समझने हैं। ठीक है, अब हम आज इस लेक्चर के अंदर, आज इस क्लास के अंदर जो है एक न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल के अंदर देखेंगे हम लोग कि प्लेट गर्डर को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसके अंदर जो कैलकुलेशंस होते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास वो पीडीएफ फाइल होगी, आपने उसे देखा होगा, समझा होगा कि जो मैंने आपको कल दी थी, ठीक है, ग्रुप के अंदर, कि भाई कौन कौन से स्टेप्स हमारे उसके अंदर होते हैं। मैंने आपको कल लिखवाए भी थे, तो आपको बखूबी उनके बारे में पता होगा। मतलब कुछ नया आपके पास नहीं है अभी स्टेप के अंदर, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन नए होंगे, वो हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, उसके बारे में कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हम उसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो सवाल हम पहला लेते हैं, एक सवाल हम पहला शुरू करते हैं, अगर आप सभी की अनुमति हो तो। अगर आप सभी की अनुमति है तो हम आज पहला सवाल लेते हैं हमारा, और उस सवाल को आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर दे हैं, ठीक है। जीटीयू का बहुत ही चहीता सवाल है। ओके, चलिए तो सवाल मैं शुरू करूं, फिर स्टार्ट करो, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, तो भाई हमारे पास जो है एग्जांपल है कि डिजाइन अ वेल्डेड प्लेट गर्डर फॉर अ सिंपली सपोर्टेड डेक बीम विथ क्लियर स्पान ऑफ 24 मीटर। सवाल में आपको पहली लाइन दे रखी है कि भाई आपको एक वेल्डेड प्लेट गर्डर डिजाइन करना है, सपोर्टेड ब्रिज डेक बीम, मतलब एक ब्रिज डेक बीम है जो सपोर्टेड है उसके ऊपर, विथ क्लियर स्पान। इसका आपको जो क्लियर स्पान है वो आपको 24 मीटर का दे रखा है। क्लियर स्पान मतलब क्या है, ये स्पान ऑफ गर्डर हो गया, ठीक है, स्पान ऑफ गर्डर हो गया, दैट इज 24 मीटर आपको ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद और सिंपली सपोर्टेड है, मतलब यहां से आपको इस तरह से बता देना है। ओके, बहुत सारी जरूरी चीजें हैं जो हम कुछ इसके अंदर रिवीजन भी हो जाएगा आपका पहले का, कुछ हम नई चीजें भी सीखेंगे इसके अंदर। आपको कहा गया आगे, सब्जेक्टेड टू डेड लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। आपको यहां पर डेड लोड दे रखा है, इसका डेड लोड यहां पर जो है वो 20 किलो न्यूटन, ये डेड लोड जो है दे रखा है आपको 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ओके, ये आपको डेड लोड दे रखा है। और इसके अंदर कहा है उन्होंने स्पेसिफिकली कि भाई इसमें जो है इसका सेल्फ वेट कंसीडर नहीं किया गया है, सेल्फ वेट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। मतलब हमें सेल्फ वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज सेल्फ वेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेड लोड। ओके, चलो तो सेल्फ वेट इसके अंदर नहीं है, हम सेल्फ वेट को कैलकुलेट आगे करेंगे। उसके बाद आगे कहा गया है लाइव लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर। आपको साथ साथ में इसमें क्या दे रखा है, लाइव लोड भी दे रखा है, दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये लाइव लोड है आपका, ठीक है। और आपको आगे कहा गया है टू कंसंट्रेटेड लोड्स, दो कंसंट्रेटेड लोड्स हैं 200 किलो न्यूटन के एट 6 मीटर ईच फ्रॉम ईच एंड। मतलब क्या है कि भाई ये टोटल 24 मीटर का है, मतलब हर एंड से जो है 6 मीटर की दूरी पर, इधर से भी 6 मीटर की दूरी पर जो है आपके दो कंसंट्रेटेड लोड है 200 किलो न्यूटन के। कितने किलो न्यूटन के, 200 किलो न्यूटन के। ये इस तरह से आपको कंसंट्रेटेड लोड है, मैं समझ सकता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आई होप। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर चला गया, समझ लीजिएगा उसको। तो 200 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन, सवाल को समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं आपको सवाल इस तरह से तफसील से समझाता हूं। तो हमने देख लिया यहां पर कि कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखा है। आगे आपको कहा गया है एज्यूम दैट द टॉप compression flange of the plate girder is restrained laterally and prevented from rotating। ऐसा एज्यूम किया जा रहा है इसके अंदर कि हमारी जो, जैसे हम ऑलरेडी करते हैं कि हमारी जो टॉप फ्लेंज है वो मूवमेंट को रेजिस्ट करेगी। मूवमेंट को रेजिस्ट कब करेगी, जब वो फिक्स्ड हो, जब वो रिस्ट्रेंड हो। सिंपली सपोर्टेड के अंदर मूवमेंट आती है यहां पर, या फिक्स में मूवमेंट आती है, ये आपसे सवाल है, जवाब दीजिए मुझे इसका। मूवमेंट कहां होती है, सिंपली सपोर्टेड में एंड में होती है या फिर फिक्स एंड में होती है? मूवमेंट कहां होती है, हरी अप, जल्दी करो। I need the answer of this question. This is very basic question. Okay, very basic question. Now because you are in 4th year, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको आना ही चाहिए, लेकिन पता होना जरूर, मतलब ठीक है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो, वरना आप मुझे पूछ सकते हो कि सर नहीं पता, ठीक है। सिंपली बेसिक, सिंपली आप मुझे जवाब दे सकते हो सर नो नो डोंट नो,
तो मैं आपको बता दूंगा इसका जवाब क्या, दोनों में से एक। सर रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये है कि सिंपली सपोर्ट पे मोमेंट एंड पर कितनी होती है, मतलब वहां पर मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, और अच्छा ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं सवाल को। सवाल मेरा ये था कि ये जो हमारा सिंपली सपोर्टेड होता है और एक मान लीजिए हमारे पास एंड सपोर्ट है, ये हमारे पास जो है फिक्स सपोर्ट है, एक सिंपली सपोर्ट है, एक फिक्स सपोर्ट है। यहां इनमें से मिनिमम कहां पर होगी और मैक्सिमम कहां पर होगी, इनमें से ये एक केस है, ये एक केस है। इसमें मिनिमम मोमेंट कहां पर होगी, पहले मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मिनिमम मोमेंट कहां पर होगी, इसमें मिनिमम मोमेंट कहां पर होगी और इसमें मैक्सिमम मोमेंट कहां पर होगी, बताइए मुझे, हरी अप। अगर आपको नहीं पता तो मुझे सिंपली बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा इसका जवाब क्या है। सिंपल है, ठीक है। आगे हम जब मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको और बता दूंगा, एसएफबीएम के अंदर भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है, एसएफबीएम के अंदर भी। लेकिन ये तो एक जनरल क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको आता होगा, लेकिन आपका जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि शायद आपको इसके अंदर कंफ्यूजन है, आई थिंक, ठीक है। तो मैं आपको इसका जवाब बता देता हूं। मीर गुजराती ने कहा सिंपली सपोर्टेड के ऊपर, तो ऐसा होता है कि सिंपली सपोर्टेड के ऊपर यहां मिनिमम मोमेंट होती है, सिंपली सपोर्टेड के एंड पे जो है वो मिनिमम मोमेंट होती है, और फिक्स एंड पे जो है वो मैक्सिमम मोमेंट होती है, ठीक है। ये हम इसके डायग्राम आपने कहीं ड्रॉ किए होंगे ऐसे, सॉरी ऐसे अपने ईएसडी वगैरह में, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा एसएफडी बीएमडी के अंदर कि भाई ये जो है हमारी जो मोमेंट सिंपली सपोर्टेड होती है, वहां पर बेंडिंग मोमेंट यहां पर मिनिमम होती है, 0 होती है, और यहां पर जो मैक्सिमम मोमेंट, सॉरी फिक्स एंड के ऊपर जो मोमेंट होती है वहां पर वो मोमेंट मैक्सिमम होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये जो है फिक्स होता है और ये मोमेंट को रेजिस्ट करता है, ये सिंपली सपोर्टेड होता है, ये मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करता। तो ये बेसिक उसके कंसेप्ट होते हैं इसके पीछे के। आगे अभी और भी बातें मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। अभी ये सारे जो है ना, ये बेसिक चीजें होती है जनरल नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि हम सिविल इंजीनियर हैं तो हमें इतना ये बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए, जरूरी है इस बारे में। अगर कोई भी आपको बाहर, आप क्योंकि आप लास्ट ईयर में हो, आप कल को बाहर निकलोगे, कॉलेज से जाओगे, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हैं वो लोग कि भाई फिक्स एंड के अंदर मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ होती है, सिंपली सपोर्टेड के अंदर मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ होती है, बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल कहीं आ सकते हैं, तो आपको इन सब बेसिक चीजों को कवर करते रहना चाहिए, है ना। ये सब बेसिक बेसिक चीजें यू मस्ट हैव टू कवर इट। ओके, तो आगे बढ़े फिर हम। तो मैंने क्या कहा आपको कि भाई हमें क्या, हम कहा थे एक्चुअली, हाँ, हमें ये बात, हम टॉप फ्लैंज जो हमारी कंप्रेशन फ्लैंज है उसमें कहा गया है कि ये जो फ्लैंज हमारी है वो रिस्ट्रेंड है और ये जो है प्रिवेंटेड फ्रॉम रोटेटिंग है, मतलब रोटेट नहीं हो सकती। अब ये हमने इसलिए रखा क्योंकि हम ये मानते हैं कि इसकी जो मोमेंट है वो फ्लैंज रेजिस्ट करेगी, और फ्लैंज तभी रेजिस्ट कर सकती है जब वो रिस्ट्रेंड हो, जब वो फिक्स हो। तभी मैंने आपको बताया कि ये एंड फिक्स होता है तभी वो मोमेंट को रेजिस्ट कर सकता है, सिंपली सपोर्टेड एंड मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकता। नाउ वी आर एज्यूमिंग दैट आवर फ्लैंज विल रेजिस्ट मोमेंट, then it must be restrained, it must be fixed। रिस्ट्रेन मतलब उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं मूवमेंट से, उसके रोटेशन से, ठीक है। तो ये आपको कहा गया है। आगे कहा गया है यूज Fe 415 ग्रेड स्टील एंड डिजाइन एन अनस्टीफन्ड प्लेट गर्डर। अनस्टीफन्ड प्लेट गर्डर का मतलब आप जरा ध्यान से यहां पर समझ लीजिएगा, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछिएगा बाद में, पहले इस सेंटेंस का मतलब समझ लीजिए। अनस्टीफन्ड प्लेट गर्डर का मतलब होता है कि जहां पर आपके वेब में इंटरमीडिएट गर्डर प्रोवाइड नहीं किए जाते, जहां आपको इंटरमीडिएट प्रोवाइड नहीं करना है गर्डर के अंदर, सॉरी वेब में स्टीफनर्स आपको इंटरमीडिएट प्रोवाइड नहीं करना है, उसको हम अनस्टीफन कहेंगे। इसमें होता क्या है कि एंड बेरिंग जो स्टीफनर्स होते हैं, जिसे हम लोड बेरिंग और लोड कैरिंग कहते हैं, तो ये दो स्टीफनर के लिए आपको IS 800 के मुताबिक कुछ चेक करने होते हैं। अगर ये देखो आपको सवाल में ऐसा दिया हो या ना दिया हो कि भाई स्टीफन हो या अनस्टीफन हो, इन दोनों स्टीफनर के लिए आपको तो करना होता है, एक लोड बेरिंग एक लोड कैरिंग। लोड कैरिंग के अंदर आपको एक चेक करना होता है कि लोड कैरिंग स्टीफनर की जरूरत है या नहीं है, लोड बेरिंग स्टीफनर की जरूरत होती है चेक करने के लिए कि इसकी जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको ठीक बात है, अगर है तो फिर आपको उसको डिजाइन करना होता है। बट इन केस ऑफ दिस एग्जांपल हमने यहां पर क्या कहा गया है कि डिजाइन एन अनस्टीफन प्लेट गर्डर, तो आपको ये लोड बेरिंग लोड कैरिंग इसमें नहीं आ रहा है, इसमें कंसीडर वो नहीं कर रही है, तो आपको चेक करना ही है। आपको बात हो रही है यहां पर जो इंटरमीडिएट स्टीफनर होते हैं, मैंने आपको बताया था ये जो है ये ट्रांसवर्स स्टीफनर होते हैं विच आर इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट स्टीफनर आपको इसमें प्रोवाइड नहीं करने हैं, ठीक है। ये आपको सवाल दे रखा है, वरना आगे हम जब जाएंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो पहले अपना ये कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को सवाल क्लियर है,
कितने लोगों को सवाल क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कहीं भी, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड में कहीं भी हो क्वेश्चन मार्क आपको, तो मुझे पूछिए अभी सवाल आपका। मैं आपको यहीं पे सवाल पहले समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे जवाब के लिए बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल पहला बेसिक मुद्दा होता है। जल्दी करो, हरी अप। आपका सवाल क्लियर हो गया आपको? खैर जो भी है कंटिन्यू अपन आगे करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि भाई डेड लोड ये देख लिया, लाइव लोड देख लिया, टोटल लोड हमने, पॉइंट लोड देख लिया, यूडीएल देख लिया, स्पान देख लिया, इसके कंडीशंस देख ली, सवाल हमने समझ में आ गया। अब बात करते इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो मैंने आपको जैसे कहा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि हमें सबसे पहले किसी भी चीज को XYZ, अगर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी चीज की बात करूं, तो सबसे पहले हमें लोड को कैलकुलेट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द लोड, जिस बेसिस पर हम आगे डिजाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले यहां पर लोड कैलकुलेशन करने होंगे। तो लोड कैलकुलेशन के अंदर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास डेड लोड है। डेड लोड कितना है हमारे पास? 20। हमारे पास लाइव लोड है, वो 10 है, ठीक है। हमारे पास जो है इसका सेल्फ वेट नहीं है, वी डोंट हैव द सेल्फ वेट ऑफ दिस, ओके। हमारे पास जो है वो पॉइंट लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड हम उसे कह सकते हैं 200 का, ठीक है। 200 के 2 पॉइंट लोड हमारे पास है। हमारे पास जो है इसका सेल्फ वेट नहीं है, ठीक है, हमारे पास सेल्फ वेट नहीं है। तो इसका सेल्फ वेट निकालने का एक इंपेरिकल फॉर्मूला है। सेल्फ वेट निकालने का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर्ड वेट इज इक्वल टू टोटल फैक्टर्ड लोड। आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, टोटल फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाय 200। टोटल फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाय 200, ये एक फॉर्मूला है। इसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये टोटल फैक्टर्ड सेल्फ वेट है। ये आपको क्या कह रहा है? ये इसे हम कह सकते हैं, ये जो है इसे हम स्मॉल w से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं फैक्टर्ड सेल्फ वेट। इट इज नॉट ओनली सेल्फ वेट, इट इज फैक्टर्ड सेल्फ वेट। तो फैक्टर्ड सेल्फ वेट का फॉर्मूला है टोटल फैक्टर्ड लोड। जो ऊपर जितने भी लोड है उनको फैक्टर करना होगा, उनका टोटल करो, यहां पर डिवाइड बाय 200 करो, ठीक है। तो टोटल फैक्टर्ड लोड यहां पर कितने होंगे, ये किस तरह हमें पता चलेगा? सबसे पहले तो ये लाइव लोड है, इन दोनों को हमें जो है पॉइंट लोड में, ठीक है, मान के साथ, ठीक। देखो आप लोड जो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, ओके। तो टोटल लोड इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 20 प्लस 10 इंटू 24। ये पूरे स्पान पर लोडेड है, तो इंटू 24, ठीक है, इंटू 24, ओके। और इसको क्योंकि फैक्टर करना है तो इंटू 1.5 कर दो। ये हो गया आपका यूडीएल का फैक्टर हो गया, आपका ये यूडीएल का फैक्टर हो गया। प्लस आपका जो है इसके अंदर जो ये पॉइंट लोड है, तो ये कितने पॉइंट लोड है? तो ये पॉइंट लोड आपके पास 200 है, प्लस 200 है, इंटू 1.5 कर दो, ये पॉइंट लोड का फैक्टर हो गया। तो अब मुझे इसका टोटल कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। टोटल जवाब इसका कैलकुलेशन करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। 1680 किलो न्यूटन, वेरी गुड। 1680 किलो न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास टोटल फैक्टर्ड लोड आ गया, टोटल फैक्टर्ड लोड हमारे पास आ गया 1680, डिवाइड बाय 200 करो, इसका मुझे जवाब बता दो कितना आ रहा है। सेल्फ वेट, या फिर हम कह सकते हैं फैक्टर्ड सेल्फ वेट ऑफ हमारा गर्डर जो है कितना आ रहा है? 1680 डिवाइड बाय 200, हरी अप। और क्योंकि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं लिख रहा हूं, फिर आपको लिखवा रहा हूं, फिर आपको कैलकुलेट करवा रहा हूं, तो ये टाइम, तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि सर ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी न्यूमेरिकल। अकेले में अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो बिलीव मी आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे इसे, ठीक है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ रहे होगे, आप ही लिख रहे होगे, ठीक है, और आप ही कैलकुलेट कर रहे होगे। तो हम यहाँ पर क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसलिए अभी देर लग रही है इसके अंदर। तो 8.4 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 8.4 किलो न्यूटन पर मीटर इज द सेल्फ वेट। अब ये सेल्फ वेट है, इसका मतलब क्या है? यूडीएल है पूरा, ये सेल्फ वेट इज अ काइंड ऑफ यूडीएल, ठीक है। ये कोई पॉइंट लोड तो होता नहीं सेल्फ वेट के, भाई सेल्फ वेट यहां लग रहा है, यूडीएल है आपका सेल्फ वेट, ठीक है, पूरा सेल्फ वेट होगा उसका यूडीएल। तो हमारे पास ये क्या है? ये है हमारे पास फैक्टर्ड सेल्फ वेट ऑफ दिस स्पान। अब हमने क्या करना है? अब हमें क्या करना होगा? यहां पर फैक्टर्ड यूडीएल निकालना है कि टोटल फैक्टर्ड यूडीएल कितना है।
टोटल फैक्टर्ड यूडीएल कितना है इसका। तो मैं आपको बता रहा हूं इसके कैलकुलेशन के अंदर, यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो उनके कंफ्यूजन यहां भी दूर हो जाएगी, ठीक है, उनके कंफ्यूजन यहां पे सारे दूर हो जाएगी। अभी ध्यान से इस बात को सुनिएगा जरा, मैं क्या करवा रहा हूं आपको। चलिए, तो हमारे पास टोटल यूडीएल कितना है। टोटल यूडीएल की अगर बात करें हम, टोटल यूडीएल डेड लोड था, प्लस 10 हमारा लाइव लोड था, प्लस 8.4 हमारा सेल्फ वेट था। ये टोटल यूडीएल है। अगर टोटल फैक्टर्ड यूडीएल की बात करूं मैं, अगर टोटल फैक्टर्ड यूडीएल की बात करूं मैं, तो क्या होगा, तो आपको इसके अंदर करना क्या होगा, 1.5 इंटू 20 प्लस 10, ओके, प्लस 8.4। दिस विल बी द करेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस यूडीएल। इसमें बहुत लोग जो है कंफ्यूज रहते, वो 8.4 को अगेन फैक्टर कर देते, विच इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। इट इज ऑलरेडी अफेक्टेड लोड, इट इज ऑलरेडी अफेक्टेड लोड, तो आपको दोबारा इसे फैक्टर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं, मतलब 53.4 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपका टोटल फैक्टर्ड लोड है 53.4। और किसी का जवाब आ रहा है तो बताइए जवाब मुझे, रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। हमें क्या करना था, पहले हमने देखा कि भाई इस पूरे असेंबली के अंदर टोटल यूडीएल कौन कौन से कितने हैं। तो हमने देखा कि तो डेड लोड है जो 20 है, लाइव लोड है वो भी 10 है, ओके, और हमारे पास अभी सेल्फ वेट जो आया उसका बीम का गर्डर का पूरा वो है 8.4। ये टोटल डेड लोड है हमारे पास। नाउ वी बिकॉज वी हैव टू कंसीडर द फैक्टर्ड लोड ओवर हियर ओनली, हमें यहां पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पूरे डिजाइन में फैक्टर्ड लोड को कंसीडर करेंगे। तो हमने इसके क्या करना होगा, इसका टोटल फैक्टर्ड यूडीएल निकालना होगा। तो ये फैक्टर्ड यूडीएल किस तरह से निकालेंगे हम लोग किस तरह से निकालेंगे यहां पर, तो हमें पता है कि 20 और 10 ये नॉन फैक्टर्ड है, ये वर्किंग है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 1.5 इंटू 20 प्लस 10, तो ये फैक्टर्ड हो गए दोनों भी। नाउ बिकॉज एज वी नो दैट दिस 8.4 विच इज द सेल्फ वेट ऑफ गर्डर विच इज ऑलरेडी अ फैक्टर्ड। आपको फॉर्मूला इसका पता है क्या है, इसका कोर फॉर्मूला है फैक्टर्ड सेल्फ वेट ऑफ गर्डर इज इक्वल टू टोटल फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाय 200। समझ आ रही मेरी बात है आपको, डिफरेंस समझ में आ रहा है। फैक्टर्ड लोड ऑफ गर्डर इज इक्वल टू टोटल फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाय 200। तो इसका मतलब ये टोटल आंसर आपके क्या आ रहा है, ये फैक्टर्ड लोड ही है। आपको दोबारा इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऐड करेंगे। तो चलिए, हमने यहां पर क्या, आपका जवाब क्या आ रहा था, मिहिर का और जिगर का जवाब आ रहा है यहां पर 53.4 किलो न्यूटन पर मीटर। वेरी गुड, 53.4 किलो न्यूटन पर मीटर, बहुत अच्छी बात है। तो आपको इतना समझ में आ गया है, ओके, इसमें कोई आपको दिक्कत या परेशानी या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। ये आपका 53.4 है, हम इसको 53.5 भी कह सकते हैं, 53 या 54 भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको इसको राउंड अप करना हो तो, वरना कंपलसरी नहीं है। अगर राउंड अप करना है तो 54 कर दो, 53.5 कर दो या 54, अब जैसा करना चाहो। आपको इसके अंदर कोई गलत नहीं दे सकता, ठीक है। इट इज अप टू यू। डिजाइन जब कर रहे हो ना आप, तो आप अपने मन के राजा होते हो, मन की मर्जी आपकी चल सकती है डिजाइन के अंदर। बस जरूरत इतनी होती है कि आप जो चेक वहां पर होने वाले उसके अंदर आपके चेक पास होने चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी डिजाइन के अंदर जो भी क्राइटेरिया आप ले रहे हो दैट इज अप टू यू, है ना। कोई आपको इसके अंदर गलत नहीं देगा जब तक आपके चेक फेल नहीं हो रहे हो। चलिए, तो हमने क्या किया कि भाई हमारे पास जो है 53.4 किलो न्यूटन पर मीटर, हम इसको एक काम करते 54 ही राउंड अप कर लेते, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन में फिर प्रॉब्लम ना हो आगे। टोटल फैक्टर्ड लोड हमारे पास कितना आ गया है, 54, ठीक है। समझ आ रही बात है मेरी आपको। ये हम सारे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, हमें रिएक्शन निकालना है, हमें बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। बेंडिंग मोमेंट के बेसिस पर हम एक सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहां पर कि भाई 54 जो है टोटल हमारे पास फैक्टर्ड लोड आ गया, ओके, यूडीएल आ गया। अब हम इसको एक काम करते हैं, ये सारे जो टुकड़े टुकड़े हमने करे थे यहां पर, ठीक है, इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं। ये जो पार्ट हमारे यहां पर थे इसको हम निकाल देते हैं। और हमने यहां पर क्या किया, अब एक समराइज्ड यूडीएल निकाल लिया है, दैट इज 54 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा एक टोटल यूडीएल है, ओके। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, अगेन यूट्यूब की तरफ से कोई बग है। और ये मैंने अभी कल ही यूट्यूब से बात की, यूट्यूब टीम से, कि मैंने उन्हें कहा कि ये अभी कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रही है लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह के अंदर, और बहुत सारी दिक्कत हो रही है। हमारा जो
एनालिटिक्स होता है उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि फिलहाल जो है अगर आप हो सकता है तो आप इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, एवरीथिंग इज जस्ट लॉकडाउन इन मैनी कंट्रीज एंड वी कांट गो टू अवर स्टेशंस एंड वर्क फ्रॉम देयर, तो वी हैव टू और एम्प्लॉयर हैव टू वर्क फ्रॉम देयर, we cannot we are not able to overcome this problem, but we will hope this will sort out as soon as possible। वो मुझे ऐसा कह रहे थे। अब इसके बाद मुझे उसको उनको कुछ कहना मुनासिब ही नहीं था कि मैं कुछ कहूँ, कुछ कंप्लेन करूँ, बिकॉज इट इज़ द जेन्युइन थिंग दैट वी ऑल नो। ओके चलो, तो हम इस पर थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम यूट्यूब के अंदर भी आ रहे हैं, लेकिन चल रहा है, लोग चला रहे हैं, उसको चलाना पड़ेगा, अभी वो सिचुएशन ही ऐसी है। तो क्या है, हमने यहां पर एक टोटल जो है समअप करके समराइज करके एक यूडीएल ले लिया। अब हमारे पास जो ये पॉइंट लोड थे, इन पॉइंट लोड्स को भी हमें जो है कंसंट्रेटेड लोड जो थे हमारे पास, ये 54, अच्छा ये दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है, इतनी ऊपर। एक काम करता मैं यहां पे लेता हूं, ठीक है, ये आपके पास 54 है किलो न्यूटन पर मीटर। हाँ, ये पॉइंट लोड आपके पास जो है ये 200 के थे, बट दे आर नॉट फैक्टर्ड, तो हमें उसको भी फैक्टर्ड करना होगा, हमें उसको फैक्टर्ड करना होगा, मतलब 200 इंटू 1.5 यही होगा। 200 इंटू 1.5 दैट इज नथिंग बट 300 किलो न्यूटन, 300 किलो न्यूटन। तो मतलब सारे लोड जो है हमने यहां पर उसको तोड़ मड़ोड़ के समराइज किया, उसको हमने कैलकुलेट किया, फैक्टर्ड किया और यहां पर अल्टीमेटली रख दिया। ये हमारा पहला स्टेप इस कुश्ती का यहां पर खत्म होता है। इसमें अगर आपको किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी करो रिप्लाई अपने अपने जो भी जवाब है, हरी अप। इसमें कोई भी अगर कहीं भी डाउट है आपको छोटा सा भी, तो मुझे बेझिझक पूछिएगा। ये क्लास आपकी अपनी है, मैं पढ़ाने वाला आपका अपना हूं, कोई गैर नहीं हूं, कोई अनजान नहीं हूं, और शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा सवाल भी अगर है तो बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपके जवाब देने के लिए यहां पर तैयार हूं। हरी अप, ठीक है। तो जिगर को यहां पर है सब कुछ क्लियर, जिगर का ट्रिगर यहां पर दब गया, ठीक है। और जिगर प्रोसीड कह रहे हैं। अच्छा, मिहिर क्या कहते हैं, अंजलि क्या कहती है, बाकी लोग क्या कहते हैं, हरी अब जल्दी करो। अननोन नंबर क्या कहता है, फोर्थ नंबर। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फोर्थ मुझे ही काउंट कर रहा है, लेकिन नहीं, हो सकता है मे बी, खैर जो भी है। तो प्रोसीड करते हैं आगे, ठीक है। यहां पर हमने लोड कैलकुलेशन देख लिया। अब हमारा दूसरा स्टेप होता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, है ना। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन हमारा दूसरा स्टेप होता है। अब देखो, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपको जो है इसमें डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर एक्यूरेसी वी हैव टू कैलकुलेट इट। मुझे पता है कि हमने शियर फोर्स डायग्राम कई बार बनाए हैं अब तक, तो आप लोगों को अभी ये आता होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहां पर एक ड्रॉ कर रहा हूं छोटा सा डायग्राम, उसे हम देख लेते हैं, ठीक है, क्या है इसके अंदर। तो थोड़ा रिवीजन मेरा भी हो जाएगा, कुछ रिवीजन आपका भी हो जाएगा, ठीक है। टुडे आई गॉट एनरोल्ड। अच्छा राजू, आपने किस कोर्स में एनरोल किया? क्योंकि हमारे 2 कोर्स में एनरोलमेंट शुरू है अभी फिलहाल। एक तो हमारा ईटैब्स का न्यू बैच, उसमें भी एनरोलमेंट शुरू है, और डीएसएस के अंदर तो ऑलरेडी एनरोलमेंट शुरू थे। तो आपने किस में एनरोल किया, डीएसएस में या फिर इसमें? तो हमारे पास ये एक लाइन है इस तरह से, ओके। ये न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल लाइन कह सकते हैं इसको, ओके, जहां पर वैल्यू 0 होती है। अब हमने क्या करना है, शियर फोर्स निकालना है। शियर फोर्स निकालने के लिए हमें पहले तो इन सपोर्ट्स के ऊपर रिएक्शन पता होना बहुत जरूरी है, ये आपको पता होगा, ये पहली जरूरी चीज होती है। रिएक्शन किस तरह से निकाले जाएंगे, हम इसे कह सकते हैं RA, हम चलिए इसे कह देते हैं, इसे हम B कह देते हैं, इसे हम C कह देते हैं, इसे हम D कह देते हैं, ठीक है। तो हम इसे RB कहेंगे, है ना। दिस रिएक्शन इज RA एंड दिस रिएक्शन विल बी RB। तो अब RA RB हमें निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, निहायत सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि हमें पता है कि टोटल ऊपर से कितना आ रहा है। तो देखिए, टोटल लोड हमें अगर निकालना है ऊपर से कितना आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा हमें? तो 54 इंटू ये टोटल यूडीएल है हमारे पास 24, 54 इंटू 24 टोटल यूडीएल प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300, दिस विल बी द टोटल लोड ओवर देयर, है ना। दिस विल, हाँ वेरी गुड अंजलि। तो टोटल लोड यही हो जाएगा हमारा। तो टोटल लोड कितना आ रहा है आपका, वैल्यू टोटल लोड की कितनी आ रही है, कोई बताएगा मुझे? टोटल लोड की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके जरा बताइए मुझे, हरी अप।
1896, जिगर पटेल आपका जवाब आ चुका है, वेरी गुड। और किसी का जवाब 1896? एनीबडी एल्स? हम्म 948 नहीं, मुझे अभी टोटल लोड चाहिए। अंजलि आपका जवाब शायद थोड़ा गलत आ रहा है, आप अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए प्लीज। अच्छा आ रहे, ओके 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 ओके, आ रहे, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, सही आंसर आपका। आई एम रॉन्ग हियर, सॉरी। तो आ रहे आपका आ चुका है, लेकिन अच्छा ये जवाब आपका किसी का आ रहा था कितना, 1890 कितना आ रहा था, 1840 सॉरी, एक मिनट, 1896 आ रहा था। तो 1896, अब रिएक्शन बाय, ये टोटल लोड है, डिवाइड बाय 2 कर दो तो रिएक्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि जवाब मुझे अंजलि ने सबसे पहले दिया इसके अंदर 948 आ रहा था, तो इधर भी सेम आ जाएगा, क्योंकि इसको अगर बीच में से कट करूं मैं तो सिमेट्रिकल है दोनों भी, ठीक है, सिमेट्रिकल मिरर इमेज है। तो यहां पर इसकी भी ये कितना 1948 किलो न्यूटन, ठीक है, 1948 किलो न्यूटन। सिंपल है, इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, इतनी मुझे इसकी उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, वेरी गुड। तो हमने इतना कैलकुलेशन कर लिया रिएक्शन वगैरह का। अब हम बात करेंगे यहां पर हमारे शियर फोर्स डायग्राम की, कि शियर फोर्स डायग्राम हम बनाते हैं, है ना, बनाए या नहीं बनाए? कितने लोग चाहते हैं शियर फोर्स डायग्राम बनाया जाए? आप कह रहे हो सर आप पढ़ाने से ज्यादा तो सवाल पूछ लेते हो, है ना, लेकिन यकीन मानिए जितना इंटरेक्शन ज्यादा होगा उतना ही समझ में ज्यादा अच्छी तरह से आएगा। और एक देखो क्या होता है ना कि फैकल्टी और टीचर की एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है किसी चीज को समझने के लिए। अगर हम किसी इंसान को या उसकी बातों को या उसकी समझाई चीजों को समझना चाहते हैं तो उससे हमें बॉन्डिंग बनाना बहुत जरूरी होता है। एंड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अ ग्रेट बॉन्डिंग बिटवीन टू बॉडीज और एंटिटीज। आता है सर, चलेगा, खैर चलो आपको आता है लेकिन मैं करवा देता हूं, ठीक है, मैं करवा देता हूं। तो यहां पर देखो ये, अच्छा कितने लोग चाहते हैं मैं करवाऊं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट आपको रिएक्शन लिखवा दूं शियर फोर्स का? कितने लोग? अच्छा मिहिर कह रहे कर दो, ठीक है मैं कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं। एक इंसान ने भी कह दिया इट इज इनफ फॉर मी, ओके। तो यहां पर ये 948 है, ये हमारे पास 948 है, ठीक है, 948 है। अब हम जब रिएक्शन निकालते हैं तो कोई एक एंड पकड़ लेते हैं, ठीक है, हम ये एंड पकड़ते हैं। हमें पता है कि यहां नीचे से कितना लोड लग रहा है, नीचे से कितना लोड लग रहा है 948, मतलब रिएक्शन नीचे से ऊपर कितना जा रहा है 948, और इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो नेगेटिव डायरेक्शन में मैं नीचे जाता हूं, ये 948, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यूज आएगी सारी मेरी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये, इसको नीचे एक्सटेंड कर देता हूं जरा। अच्छा ईजी आप लोगों को आता है क्या पक्का? ईजी आप सभी को पक्का आता है क्या? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, वाह जिगर पटेल वाह, वेरी गुड, आपने तो हमें खुश कर दिया। तो ये क्या होगा, हमें पता है कि ये जो यूडीएल है ये 54 का है। आपने क्या कहा, इसके अंदर क्या कैलकुलेशन किया आप? ओके, तो 54 इंटू 6, 54 इंटू 6, ठीक है, तो 948 और ये ऊपर से आएगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे हम लोग, इसको हम पॉजिटिव 948 प्लस ये -948 प्लस 54 इंटू 6, ऐसा हो जाएगा। जिसका मतलब क्या होगा, वैल्यू कितनी आ रही है 624, ठीक है, 624 आ रही है। इसका मतलब हम ले सकते हैं यहां पर इस तरह से, और यूडीएल है तो हमेशा हमको क्रॉस से ज्वाइन करना होता है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 648 है ना, $624 है, सॉरी 624, ओके 624 है। उसके बाद ऊपर से 300 आ रहा है, मतलब 640 माइनस 6, ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस, ये वैल्यू माइनस, -624 प्लस 300 -324 हो जाएगा, चलो ठीक है। और ये दिस 54 इंटू 12 -324 अब सही है ना? सॉरी जिगर मैं गलती कर रहा था, ठीक है। तो ये -948 माइनस प्लस दिस, ओके, ये आ रहा है -624, उसके बाद प्लस दिस, ये आ रहा है -324 प्लस 54 इंटू 12, ठीक है,
है ना, सही है ये। तो अब यहां पर कितना आएगा आपका, अगेन यहां पर आ जाएगा प्लस, हम इसको यहां से इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि यूडीएल है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 324। ओके, उसके बाद ऊपर से आया प्लस, तो प्लस आपका अगेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं इसको प्लस अगेन, एक मिनट मैं जरा इसको थोड़ा बॉटम में ले लेता हूं, ठीक है, फिगर की थोड़ी किल्लत हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, यहां पर ये कितना था हमारे पास, प्लस 324, ये प्लस 3 हो गया, मतलब अगेन हो गया ये प्लस 624, और यहां पर अगेन हो जाएगा ये, इसको प्लस कर दो यूडीएल को यहां पर, तो ये 948। मतलब क्या है कि जिस लोड से शुरू किया खत्म होना चाहिए, दैट इज द बेसिक पॉइंट। ओके, चलिए, तो सिंपल हमने यहां पर अल्टीमेटली ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आपके, ये जीरो, मतलब अल्टीमेटली यहां पे जीरो आ रहा था ना, ये 948 नीचे से 948 ऊपर से आ जाएगा, तो यहां पर टोटल लोड कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसका कैलकुलेशन। ओके, तो इतना आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है इतना आपको, यस और नो। तो मैक्सिमम रिएक्शन हमारा कितना आ रहा है, यहां पर मैक्सिमम रिएक्शन हम कह सकते हैं कि भाई 948 आ रहा है, मैक्सिमम रिएक्शन इज 948। अगर आपको कहना है तो कह दीजिए, आप कह सकते हो, अगर मैं गलत हूं तो मेरी गलती ले लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिए। आरए साइड से करना हुआ तो इजी होगा, जो भी, देखो इसके तरीके अलग अलग होते हैं, आपको जो साइड से करना है आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई गलत नहीं ठहराएगा, ना ही मैं और ना ही एग्जामिनर ना ही जीटीयू, डिपेंड करता है आप किससे कर रहे हो, कौन से साइड से कर रहे हो। ओके, इट इज अप टू यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैंने जो किया हो सकता है मैंने आपको कंफ्यूजन में डाल दिया होगा थोड़ा, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन ये भी गलत नहीं है, आप करोगे तो आप भी गलत नहीं है, ठीक है। चलो, तो हमने ये शियर फोर्स देख लिया, मैक्सिमम कितना आ रहा है 948, ठीक है, मैक्सिमम रिएक्शन कितना आ रहा है हमारे पास 948। ओके, चलिए, तो हमारे पास ये निकल गया। ओके, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं इसका मतलब, हमने देख लिया भाई मैक्सिमम जो शियर फोर्स है वो 948 आ रहा था। ओके, मैक्सिमम वी हम इसे कह सकते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स जो भी कह लो, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट भी आपको अच्छी तरह से आता होगा कि नहीं आता, बेंडिंग मोमेंट आपको अच्छी तरह से आता है नहीं आता, बताइए जरा मुझे। चलो मैं कर ही देता हूं, नो सर, ठीक है, मैं अब सुनिए जरा ध्यान से इसको, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। चलो, अंजलि को आता है, वेरी गुड अंजलि, आपको आता है, ठीक है। अब देखो बेंडिंग मोमेंट यहां पर जीरो होगी क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, यहां पर जीरो होगी क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, बीच में हमारे पास जो है ये पॉइंट है एक। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको वही लगाना है, ठीक है। अगर हम बात करें लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तो बहुत सिंपल होते हैं, और क्योंकि हमारा यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आ रहा था बीच में, ठीक है, ई पॉइंट हमारा आ रहा था हमारे शियर फोर्स डायग्राम के अंदर, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पता है ना आप लोगों को, हाउ मेनी ऑफ यू नो द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ओवर हियर, सपोर्ट पे बीम बेंडिंग मोमेंट जीरो होगी, हाँ बिल्कुल, सपोर्ट पे सिंपली सपोर्टेड है, अगर सिंपली सपोर्टेड है तो, अगर वो फिक्स सपोर्ट होता है तो वहां पर वो मोमेंट होती है। तो अभी बताओ जरा मुझे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितने लोगों को पता है, अभी हमारे पास आया था, ठीक है, जो बीच में आ रहा था उसे हम ई पॉइंट कहते हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पे बॉटम में क्रॉस होगा, और बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर मैक्सिमम सेंटर में होती है, इस चीज को ध्यान रखिए, थंब रूल होते हैं कुछ इसके, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स बीम के अंदर जो है वो सपोर्ट सेंटर में होती है, और सिंपली सपोर्टेड के अंदर जो रिएक्शन होता है वो हमारे सपोर्ट पे होता है मैक्सिमम, ठीक है। चलो, तो इसका डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, व्हेन एसर चेंजेस इट्स साइन, हाँ वेरी गुड। ओके अंजलि, आप मुझे बहुत होशियार लग रही हो, ठीक है, आप टॉपर हो या कौन हो, आप एवरेज स्टूडेंट या टॉपर हो आप, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वेरी गुड वेरी गुड। अंजलि, आर यू अ टॉपर और एन एवरेज स्टूडेंट, प्लीज हमारा ये कंफ्यूजन दूर कर दो, हमें पता चला कि हमारे साथ हमारे पास कितने टॉपर पढ़ रहे हैं और हम कितने को पढ़ा रहे हैं। एवरेज, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एवरेज आप जैसे रहे तो मैं ये तो मैं प्रार्थना करूंगा कि सभी आप जैसे एवरेज हो जाए। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हमने देख लिया, है ना जिगर, मुझे भी लगा इसलिए मैंने सवाल पूछा, खैर जो भी है। तो इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, समझ लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनेगा आपका, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पर आएगी आपकी, आप कोई बताएगा मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी आएगी, डायरेक्ट ई पर फाइंड आउट कर लीजिए। ये हमारा ए था, कितना था हमारे पास, ये 948 था, क्योंकि हमारा थोड़ा बदलेगा इसके अंदर वैल्यू, है ना, हमारे चेंजेस हुआ इसलिए 948 है। ये जो पूरा डिस्टेंस है इसे हम 12 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यूडीएल है यहाँ पर
हमारे पास ये यूडीएल है, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए बेंडिंग मोमेंट कितनी आ रही है। बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 करके बताओ फटाफट, हरी आप कैलकुलेट करो ई के ऊपर बेंडिंग मोमेंट कितनी आ रही है आपकी। मुझे ऐसी तो उम्मीद है आपसे कि आप इतना कैलकुलेट करके दोगे मुझे, खासकर अंजलि जो कि एवरेज बता रही है लेकिन है नहीं, शायद टॉपर है, खैर जो भी है, लेकिन आप मुझे जल्दी लिख बताइए हरी अप कितना आ रहा है। 11376, वेरी गुड। और किसी का जो जवाब आ रहा है क्या? 11376 आपका जवाब शायद थोड़ा गलत आ रहा है अंजलि, आई थिंक यू नीड टू वेरीफाई इट, या फिर आपने जानबूझ के गलती की अपने आप का एवरेज बताने के लिए। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। देखिए टॉपर होना कोई गुनाह नहीं है, ओके। तो क्या आपका जवाब थोड़ा मुझे करेक्ट करके बताइए। जिगर आप भी बताइए जवाब, मिहिर आप भी कैलकुलेट कीजिए, मुझे आप तीनों के जवाब देखने होंगे अब, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ा हमारा अलग निकल गया है। अगर आप सभी के एक जैसे जवाब आ रहे हैं देन इट इज ओके, अगर आप सभी के डिफरेंस आ रहे हैं, मेजोरिटी किसी की आ रही है, तो देन वी विल कंसिडर दैट मेजोरिटी आंसर। हरी अप 940 इंटू दिस डिस्टेंस, ये माइनस करो इसको, तो ये 54 इंटू 12, ठीक है, इंटू 6, और हो जाएगा प्लस उसके अंदर 300 इंटू 6, इस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। $9,576। इतना ज्यादा आपका वैल्यू आ रही है इसके अंदर, इतनी ज्यादा वैल्यू आ रही है। एक मिनट जरा, मैं आपको यहाँ पर, मुझे डाउट लग रहा है आपके इस जवाब के अंदर। $9,576 जरा कैलकुलेट अपना जरा कैलकुलेटर जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार आप करेक्ट करके मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 948 इंटू 12, मतलब ये रिएक्शन हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद माइनस हम ऊपर से करेंगे, 54 यूडीएल हुआ, इंटू यहाँ से यहाँ तक का 12 डिस्टेंस हो जाएगा, 6 + 6 इंटू 12 हो गया, ठीक है। माइनस हमारा 300 इंटू, सॉरी हाँ ये हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा, इंटू 6 करना होगा, माइनस 300 इंटू 6 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करो। आपने इसी तरह से कैलकुलेट किया था, इसे आपने इसी तरह से कैलकुलेट किया था, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो बुक में जवाब दे रखा है वो है 5,976, मतलब 6,000 करीब है। हमने इसके अंदर सिर्फ जो है, देखो फर्क देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 996 की जगह 948 किया तो मोमेंट देखो कितनी बढ़ गई है, 9,000 के पास चली गई है। अंजलि का जवाब अब 9,254 आ रहा है, पहले आपका जवाब कुछ और आ रहा था। जिगर आप एक बार फिर से कैलकुलेट करो, मिहिर आप एक बार फिर से अगेन कैलकुलेट करो, और मुझे तीनों के जवाब एक जैसे चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन यहां पर एक ही है सभी का, ठीक है। तो आप मुझे फटाफट इसको बता दीजिए। जिगर 5,688 तो फिर 9,000 अब कैसे लेकर आ गए? मिहिर का आ गया, जिगर का आ गया। अंजलि प्लीज आप अपने आप को भी करेक्ट कर लो, रेक्टिफाई कर लो अपने आप को यहां पर फटाफट। कंफ्यूजन लग रहा है तो पूछ लीजिए जवाब मुझसे आप, बट योर आंसर शुड बी लाइक दिस। अब आप एक ट्रैक पे आए हो, अब आप जो है एक ट्रैक पर आए हो, ठीक है। तो गलती आप कहां कर रहे थे आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत कीजिएगा। चलो तो हमने यहां पर बेंडिंग मोमेंट देख ली, मैक्सिमम कितनी आ रही है इस बार, तो करेक्ट है, हाँ बिल्कुल मैं खुद कह रहा हूं इस बार करेक्ट है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर विच इज 5,688। ये सब अपने नोटबुक में आप लिखते रहिएगा, आगे हमको कैलकुलेशन में काम लगेगा, क्योंकि अब मैं जो है, क्योंकि हमारे जो आंसर है सारे बुक से डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखते रहिएगा, बाद में आपको पूछूंगा तो आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गई, मैक्सिमम हमने रिएक्शन शियर फोर्स निकाल लिया, ठीक है, एसएफ निकाल लिया, बीएम निकाल लिया वगैरह। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि हाँ दूसरे जो है, मैंने आपको दूसरे पॉइंट बताया था कि भाई डी पर ई पर आपको निकालो, वो जरूरी नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन के ये इससे ज्यादा बड़ी है या नहीं है, मैक्सिमम है या नहीं है। अगर डायग्राम देखिए तो वैसे ही पता चल जाता है कि डायग्राम के अंदर जो मिडल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा है, तो हमें इन दोनों के लिए मोमेंट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर टाइम बर्बाद अपना मत करना, ठीक है। चलो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारा तीसरा स्टेप होगा इसके अंदर सेक्शन सिलेक्शन, ठीक है। हमारा तीसरा क्या होगा फॉर्मूला स्टेप, सेक्शन सिलेक्शन। यहां तक आप सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है, अगर क्लियर है तो प्रोसीड लिखो, डाउट है तो डाउट लिखो, हरी अप।
क्लियर है तो प्रोसीड लिखो, डाउट है तो डाउट लिखो, जल्दी करो। वरना ये बहुत सिंपल से एग्जांपल है, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है ना, और आपको मजा भी आएगा इसके अंदर आगे और भी, और यहां तक तो कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा आपको। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके तो हमारा तीसरा अब स्टेप होगा सेक्शन सिलेक्शन का। सेक्शन सिलेक्शन का तीसरा स्टेप होगा। ओके अब इस सेक्शन सिलेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, मैंने आपको कल बताया था इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला और डिराइव्ड फॉर्मूला विच इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू इनटू ब्रैकेट एम मतलब मोमेंट, के मतलब आपका क्या कहते हैं उसको स्लेंडरनेस रेशियो डी बाय टी डब्ल्यू डिवाइड बाय एफ वाई होल रेज टू 0.33। अब देखो आपको इसका डेरिवेशन करना है या नहीं करना है ये बता दीजिए। आपको एग्जाम के अंदर वैसे तो सिर्फ इस फॉर्मूले से ही लेना देना रहेगा, डेरिवेशन से आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं आपको डेरिवेशन करवा देता हूं। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये फॉर्मूला इनफ है, और मेरे हिसाब से फॉर्मूला इनफ है, इसलिए आपको अब अगर डेरिवेशन करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन मैं समझता हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट ओवर हियर, दिस फॉर्मूला इज ओनली इंपॉर्टेंट। और ये फॉर्मूला कोई इतना मुश्किल नहीं कि जिसे आप भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपकी मर्जी है कि सर हमें डेरिवेशन करवाओ तो मैं करवाता हूं, अगर आप चाहते हो कि डेरिवेशन ना कराए बल्कि ये फॉर्मूला आसान सा है इसको हम लिख लें यहां पर और इसके अंदर वैल्यूज को हम समझ के आगे बढ़ते हैं, तो आपकी मर्जी, आप मुझे बताइए क्या करना है। प्रोसीड अहेड विद दिस फॉर्मूला, आप जो ठीक लगा, आपको जो ठीक लगे। अच्छा मैं तो यही कह रहा हूं कि आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे बुक में आपको डेरिवेशन दे रखा है, सिंपल सा डेरिवेशन है, इसमें कोई ज्यादा बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब सर करवाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो एक भी स्टूडेंट जो है नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं करवा, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो हमें अब इसका डेरिवेशन करना है। चलिए तो डेरिवेशन के अंदर जो है कुछ चीजें हैं जो यहां पर मोमेंट वगैरह आपको समझनी है, लेनी है इसके अंदर, है ना। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आसान है, कंफ्यूज नहीं, मैं आपको अब डेरिवेशन करवा देता हूं, ठीक है ना। सब तैयार हो इसके लिए, यस और नो, सब लोग तैयार हो इसके लिए। वन टाइम डेरिवेशन सर, वन टाइम डेरिवेशन, ओके। ये कौन है पत्री, ये कौन है, ये नए नए बंदे आ चुके हैं भाई, ये कोई पेड मेंबर्स तो है नहीं, ठीक है। चलो तो जिगर हमको पता चलेगा ना, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, नॉलेज, ओके ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। चलिए तो आपको अब क्या करना है कि आपके जो डेप्थ है, जो गर्डर है, उसकी ऑप्टिमम डेप्थ कितनी है ये पता करना है, मतलब आपको डी पता करना है। अब डी के लिए आपको यहां पर कुछ कुश्ती लड़नी पड़ेगी, कुछ कुश्तियां लड़नी पड़ेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले मोमेंट को यहां पर जो है आपका रेफरेंस बनाना होगा, ठीक है। आपको फ्लैंज की तरफ से जो वेब में मोमेंट आती है उस मोमेंट को आपको सबसे पहले तो इसका जरिया बनाना पड़ेगा। उस मोमेंट का फॉर्मूला आपका यहां पर होगा m इज इक्वल टू एफ वाई इंटू बी एफ मतलब थिकनेस विड्थ ऑफ फ्लैंज इंटू टी एफ मतलब थिकनेस ऑफ फ्लैंज इंटू डी मतलब डेप्थ ऑफ वेब, ठीक है। ये आपका इस तरह से आई सेक्शन होता है और ये इस तरह से आपका ये होता है, आपका फ्लैंज होता है, ठीक है। ये वेब आपका, सॉरी ये वेब है, ये फ्लैंज है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं बी एफ, इसको हम कहते हैं टी एफ, इसको हम कहते हैं डी इन टू इन, ठीक है, ये डी होता है, ठीक है। और इसका जो मटेरियल का एफ वाई है वो, ठीक है, ये आपका यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका ये एक मोमेंट, हम मोमेंट को रिस्पेक्ट बना के मोमेंट के रिस्पेक्ट से हम यहां पर उसके फर्दर कैलकुलेशन को कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए तो अब यहां पर मुझे पता है कि ये जो बी एफ और टी एफ था, ये जो बी एफ और टी एफ था, ठीक है, इसको मैं अब सब्जेक्ट बनाता हूं, मतलब आई विल मेक इट सब्जेक्ट दैट बी एफ इंटू टी एफ, ठीक है। बी एफ इंटू टी एफ को अगर सब्जेक्ट बना देते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा कि यहां पर हम कह सकते हैं एम इंटू एफ वाई डिवाइड बाई डी, ठीक है, यही होगा। सॉरी ये उल्टा हो गया, ठीक है, एम डिवाइड बाय एफ वाई डी, सॉरी ये एफ वाई डी, ठीक है। और ये हो जाएगा बी एफ इंटू टी एफ इज इक्वल टू दिस,
ये सिंपल सा स्टेप था। हमने क्या किया, ये जो दो टर्म है इसको हमने यहां पर पहले, अब ये क्यों किया मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूं BF इंटू TF हमने क्यों किया, ठीक है। जितना समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। गॉट इट, ओके। तो ये हमारा, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं हम लोग कि भाई हमारे पास BF इंटू TF इज इक्वल टू M/FYD होता है। अब नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लैंज, हमारा सॉरी ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमारा जो ये पूरा मेंबर है इस तरह से, ठीक है, ये हमारा पूरा मेंबर है, तो इसका टोटल जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना होगा, टोटल एरिया, ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो वो सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा मैं आपको बताता हूं, A इज इक्वल टू हो जाएगा, AG हम कह सकते हैं इसको, ग्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हैं। AG इज इक्वल टू, हमारे पास दो फ्लैंज है, दोनों फ्लैंज के क्रॉस सेक्शनल एरियाज क्या होंगे, तो BF इंटू TF दोनों सेक्शन के होंगे, तो मतलब दो हमारे पास फ्लैंज है, तो BF इंटू TF ये दोनों हमारे पास फ्लैंज आ गई, प्लस हमारे पास वेब का एरिया है TW इंटू D। वेब हमारे पास क्या होगा, TW मतलब थिकनेस ऑफ वेब, TW मतलब थिकनेस ऑफ वेब, और D मतलब ये डेप्थ ऑफ वेब, D मतलब डेप्थ ऑफ, तो ये हमारे पास इसका ग्रॉस एरिया मिल गया हमें इस सेक्शन का, हमें इस सेक्शन का यहां पर क्या मिल गया, ग्रॉस एरिया मिल गया। कंफ्यूजन कहीं हो तो पूछ लीजिएगा बीच में मुझे पॉइंट आउट करके, रोक करके, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, देखो यहां पर BF इंटू TF की वैल्यू पता है हमें, इसलिए हमने यहां पर BF और TF को सब्जेक्ट बनाया था। तो BF और TF की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, ये M/FYD यहां पर रख दीजिए आप वैल्यू, ठीक है। आप यहां पर इस वैल्यू को रखोगे तो मैं आपको इसको अब रफ करके ऊपर फिर से जाता हूं, ठीक है। इतना बड़ा बोर्ड होने के बाद हमें जो है वो कम पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, हम इससे कह सकते हैं AG इज इक्वल टू 2 ये M/FYD बराबर, तो M/FYD प्लस TW इंटू D, ये हमारे पास इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। डिजिटल लगवाइए सर भाई डिजिटल के लिए इतनी आमदनी अभी नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले बताया था कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो चुका है, तो डिजिटल कहाँ जाएगी, मैं सोच रहा हूँ लगाने के लिए, लेकिन अभी उतना फाइनेंशियली नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलो, तो वो थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों से फीस मैंने लेने की कोई, आप लोगों को फीस मैंने लगाया 900 रुपये का, 1000 रुपये का, तो आप में से 6 लोग आए, ठीक है। तो ऐसे जब स्टूडेंट एफर्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें भी थोड़ा पीछे हट के उनको उसी रेंज में हमें That is, I am doing the same, okay? चलो, हालांकि इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, ये बहुत बड़ी बात है ना, समझ में आ रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आगे फिर अगर ऐसा हो, ऊपर वाला कुछ हमें देगा या फिर उसकी मेहर करेगा, मेहरबानी करेगा, तो हम आगे फिर आपकी दुआ से, आपकी प्रार्थना से और आपके सपोर्ट और प्यार से डिजिटल भी बोर्ड लगा लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो AG हमें पता चल गया 2 MYFD प्लस TW इंटू D होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक ओवरऑल, हाँ मैं भी मजाक कर रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था मैं भी। चलो, अब हमें पता है कि हमारे पास K इज इक्वल टू होता है D/TW, वी नो दिस इज द स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्लेंडरनेस रेशियो एक सिंपल एग्जांपल के साथ, एक मोटे इंसान का और पतले इंसान का एग्जांपल देके, ठीक है, आपको याद होगा। तो ये होता है K इज इक्वल टू D/TW। हम यहां पर क्या करेंगे, T को ऊपर ले लेंगे, K को नीचे ले लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर ये फॉर्मूला हो जाएगा TW इज इक्वल टू D अपॉन K हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहां पर, अब आप जो है इसको D के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D, वी नीड टू फाइंड आउट D हियर, ओके। हमें D को सब्जेक्ट बनाना, इसलिए सब्जेक्ट, इसलिए आप सोचोगे अभी कि सर हमने TW को ही यहां पर सब्जेक्ट क्यों बनाया, हमने D को क्यों नहीं बनाया। अगर हम D को सब्जेक्ट बनाते तो इसका मतलब ये हम D को यहां पर नलीफाई कर रहे हैं, एंड वी डोंट वांट दैट, वी वांट द वैल्यू ऑफ सब्जेक्टिव एज D। हमें D को सब्जेक्ट बनाना, इसलिए हम T को यहां पर नलीफाई करेंगे, ठीक है। T को हम D की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा आप वैल्यू TW की जगह D बाय ये रख दो, मतलब हम कह सकते हैं कि AG इज इक्वल टू हो जाएगा 2M डिवाइड बाय FYD प्लस TW की जगह D बाय रख दो, मतलब D बाय K इंटू D, मतलब हम कह सकते हैं इसको या डायरेक्ट यहां पर D स्क्वायर बाय K, वी कैन से इट डायरेक्टली D स्क्वायर बाय K। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, एनी कंफ्यूजन, यस और नो, एनी कंफ्यूजन। हमें अल्टीमेटली D को सब्जेक्ट बनाना है, इसलिए हम D को अभी भी आगे बढ़ेंगे, हम इसका हमें एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू D हम करेंगे, तो हमें D की वैल्यू मिलेगी कुछ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, मिहिर नहीं दे रहे हैं, अंजलि जवाब नहीं दे रहे, जवाब दिया करो, ठीक है। चलो, तो यहां तक हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे इसको,
अब कुछ नहीं करना है, यहां तक हमारा सब कुछ क्लियर है। डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसको, क्या करेंगे अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, इसको हम 0 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी। आपको पता है कि ये हमारे पास डी है, मतलब डी यहां पर 1 बाय डी है। ठीक है, हम डी का ये करेंगे। हमें पता है मैथमेटिक्स का रूल 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स? हरी अप, सिंपल मैथमेटिक्स से आपने M1 M2 M3 पढ़ा होगा, M4 पढ़ा होगा, सॉरी M3 आता है तो आपको पता होगा। ठीक है, हरी अप, नहीं पता आप लोगों को? पता है भी या नहीं है? What is the differentiation of 1 by x? Simply है that is equal to minus 1 by x, सॉरी 1 by x स्क्वायर। मैथ्स वैसे मेरा भी कच्चा है, ठीक है, मैथ्स वैसे मेरा भी बहुत कच्चा है सर। वो M1 M3 कैसे निकाला है? चलो चलो, ऐसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के ऐसे ही होता है, जो एवरेज होते हैं ना अंजलि, हम जो एवरेज होते हैं ना, मैं वो अच्छा ठीक है, आपको भी नहीं पता तो मैं आपको भी कुछ नहीं बोल सकता। तो 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। तो 1 बाय डी का डिफरेंशिएशन क्या होगा फिर? माइनस 1 बाय डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 बाय डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर आपको यही करना है, 2m डिवाइड बाय एफ वाई, ये माइनस 1 बाय डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहां पे आगे लग जाएगा। ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, वी ऑल हेट मैथ्स एक्चुअली। ठीक है, चलो, तो यहां पर माइनस 2m बाय एफ वाई डी स्क्वायर, ये आपको टर्म समझ में आ गया किस तरह से आया? इसमें कुछ नहीं किया हमने, माइनस 1 बाय डी स्क्वायर को यहां पर रख दिया डी 1 बाय डी की जगह। ठीक है, हमने बाद में क्या करना है प्लस। अब डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2d। डिफरेंशिएशन में वैल्यू घटती है, इंटीग्रेशन में वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो ये डी स्क्वायर घट रहा है। ठीक है, तो ये 2d हो गया। ठीक है, 2d हो गया, डिवाइड बाय k कर दो, यहां पर डिवाइड बाय के हमने कर दिया। तो ये हमने कर दिया कि भाई डिफरेंशिएशन इस तरह से हो गया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन छोटा सा अगर हो तो पूछ सकते हो आप मुझसे, अगर नहीं है तो फिर ठीक है। अब एक देखो क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं है, इसको इधर ले लो पूरी टर्म को, तो ये प्लस में आ जाएगी, मतलब 2m डिवाइड बाय एफ वाई, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओके, एफ वाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 2d बाई के। ठीक है, ये जो है 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है, हमको d को जो है यहां पर, सॉरी ये हाँ 2d, हाँ हमको क्या करना है, d को जो है सब्जेक्ट बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर k को ऊपर ले लो। अब जरा यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा स्लोली चलता हूं। ठीक है, अब यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। हमारे पास एक टर्म है यहां पर, दैट इज 2m डिवाइड बाय एफ वाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2d डिवाइड बाई के। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें d चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस k को यहां पर ले लेते पहले तो ये हो जाएगा k इंटू एम, या फिर हम कह सकते हैं m k डिवाइड बाय एफ वाई डी स्क्वायर। मैं बहुत ही फ्रैक्शन में जा रहा हूं। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप लेके आ रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। d बाई के, सॉरी d हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू d हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग ना, व्हाट वी विल डू, ये डी स्क्वायर को यहां ले लेंगे, मतलब ये हो जाएगा एम के बाय एफ वाई इज इक्वल टू डी क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू डी क्यूब हो जाएगा। और यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई डी इज इक्वल टू एम के बाय एफ वाई 1 बाय 3, मतलब कह सकते हैं इसको हम 0.33। दिस इज हाउ वी हैव टू डिराइव द वैल्यू ऑफ डी ओवर हियर। और इस तरह से वो ऑप्टिमम डेप्थ का फॉर्मूला आया है। इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए मुझे। अभी आप इसको ध्यान से देख लीजिए जरा, तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं। अगर कोई कंफ्यूजन आपको दिखाई दे रहा है तो मुझे पूछिएगा आप, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो फिर प्रोसीड लिख के आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिगर को समझ में आ गया, मीर को आया, समझ नहीं आया, अंजलि समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्लियर, प्रोसीड। ओके, आगे
क्लियर है सभी को? ओके वेरी गुड। चलो थैंक गॉड, ये हमने एक छोटी सी कुश्ती लड़ ली है एडिशनल, जो कि हमने डी को फॉर्मूले को प्रूव करना था। ओके, तो अब हम हमारे तीसरे स्टेप पर फिर से आ जाते हैं। वो क्या था हमारा तीसरा स्टेप? तीसरा स्टेप हमारा था सिलेक्शन ऑफ सेक्शन, मतलब सेक्शन सिलेक्शन। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन सिलेक्शन के लिए हमें पहले तो ऑप्टिमम डेप्थ का पता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले D इज इक्वल टू एम के डिवाइड बाय एफ वाई होल रेज टू 0.33। ये था इस फॉर्मूले की जड़ का अनुदान, जो मैंने आपको अभी बताया, अनुमान जो भी होता है वो। ठीक है, तो अब मैं इसकी वैल्यू, हाँ मोमेंट हमारे पास है, मोमेंट हमारे पास है, k की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द k? k इज जनरली नथिंग बट इट इज द d बाई टी डब्ल्यू। ठीक है, d बाई टी डब्ल्यू होता है। अब ये जो है k की वैल्यू, उसके कुछ प्रोविजन आपको IS कोड में दिए हैं। आपको कहा गया है कि अगर आपकी d बाई टी डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो अगर 200 से ज्यादा है, मतलब अगर आपने वहां पर इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइड करने हैं, तो k बाई डी डब्ल्यू की टी डब्ल्यू की रेशियो आपकी जो वैल्यू है ये 200 से ज्यादा होनी चाहिए। इन शॉर्ट ये, अगर आपके गर्डर के अंदर आप वेब में इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइड कर रहे हो, या आपको कहा गया है कि इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइड कीजिए, तब आपकी k की वैल्यू 200 से इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। रिमेंबर दिस, ठीक है, ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, अगर आप इसके अंदर इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो आप इससे कम वैल्यू ले सकते हैं, मतलब 200 से कम वैल्यू आप ले सकते हो। तो यहां पर हम जो है k की वैल्यू, अब समझ में आ गया ना आपको ये कंडीशन क्या थी? ये आपको IS कोड के अंदर पेज नंबर 59 के ऊपर दे रखा है। IS 800 पेज नंबर 59 में आपको दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो। मैंने उसका सिंपल एक मोरल ऑफ द स्टोरी बता दिया कि 200 से इंटरमीडिएट स्टीफनर है तो आपकी k की वैल्यू 200 से ज्यादा लेनी है। अगर आपका इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो आप, तो आपको k की वैल्यू 200 से कम लेनी है। ठीक है, सिंपल चीज है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर k की वैल्यू 200 से कम ले लेते हैं, 180 ले लेते हैं, या फिर 150 ले लेते हैं, या फिर 16, जो भी आपको लेना है, लेस देन 200 आप ले सकते हो। ठीक है, लेस देन 200 आप ले सकते हो। ओके, समझ में आ गई बात है मेरी आपको? हम यहां पर जो है कैलकुलेशन के बेसिस पर k की वैल्यू 150 ले लेते हैं। वी आर गोइंग टू कंसिडर k इज इक्वल टू 150 हो। जरूरी नहीं कि आप भी 150 लो, जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर 150 नहीं लोगे तो आपके मार्क काटे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर 180 ले लो तो भी मार्क नहीं कटेंगे। शर्त होती है इसके आगे, चेक होगा उसका आगे, उसमें अगर फेल नहीं होते तो आप गलत नहीं हो, अगर फेल हो रहे हो तो बिना आप गलत है। सिंपल चीज है। ठीक है, चलो तो क्या है इसका आगे बताता हूं मैं आपको। मोमेंट हमारे पास, मुझे अब मोमेंट हमारे पास कितनी थी कोई बताएगा मुझे? अब जल्दी करो। अच्छा, हम बहुत स्लो जा रहे हैं, ठीक है ना, हम बहुत स्लो आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे ये एग्जाम्पल जो है आधे से ज्यादा कंप्लीट करना था। ठीक है, 5688, ओके, ये हमारा जो, हाँ 5688 हमारे पास वैल्यू। ओके ठीक है, और ये जो वैल्यू थी हमारी किलो न्यूटन इंटू मीटर में थी। ये कितने में थी? किलो न्यूटन इंटू मीटर में थी। ठीक है, इसको हमें न्यूटन में करना होगा। ठीक है, तो न्यूटन इंटू mm में करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 कितना था, 5688 इंटू 10⁶ इंटू 150 k की वैल्यू जो हमने कंसीडर की, डिवाइड बाय, हम यहां पर जो है fy की वैल्यू जनरली 250 लेके, क्यों लेके जनरली 250 यहां पर? क्योंकि हमें जो है यहां पर जो Fe415 स्टील दे रखा है, Fe415 की जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो 250 होती है। ठीक है, और ये हमने देख लिया इतना, होल रेज टू 0.33 करो। मुझे इसका जवाब बताइए, चलिए हरी अप, इसका मुझे जवाब बताइए। मिहिर, जिगर, अंजलि और चौथा जो भी है, जवाब इसका मुझे जल्दी जल्दी बताइए कितना आ रहा है। अगेन सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो मिहिर का जवाब आ चुका है 1399 पॉइंट समथिंग, अंजलि का जवाब आ चुका है 1399 पॉइंट समथिंग। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 1399 आ रहा है, ठीक है, ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, yes we can say that it is 1400 mm. okay, 1400 mm. this is the conclusion of our depth, this is the conclusion of our depth over here. ठीक है,
समझ में आ गया आपको इतना, किस तरह से डेप्थ को यहां पर हम कंसीडर करेंगे, ऑप्टिमम डेप्थ को। ओके, अब आगे बढ़ना है हमें। अब क्या करना है, इसकी थिकनेस, अब हमने डेप्थ तो ले ली भाई, 1400 की डेप्थ है। थिकनेस हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर 12 mm 10 mm जो भी आपको करना है, ठीक है। इसका थिकनेस का जो रेशियो है आपको आगे इसके चेक में पता चलेगा कि जो हमने थिकनेस ले रखी है वो सही थी या गलत थी। ये जो पूरा जो डिजाइन है ये ट्रायल एंड एरर बेस पर है। पूरा डिजाइन ये किस बेस पर है, ट्रायल एंड एरर बेस पर है, ठीक है। आपको एक ट्रायल सेक्शन लेना है, ट्रायल अजम्पशन लेने हैं कुछ, और उसके बेसिस पर चेक करना है। सेक्शन पास हो रहा है तो ठीक है, फेल हो रहा है तो अगेन ट्राई करो, ठीक है, ठीक है। चलो, तो इतना हमने देख लिया। हम कह लेते हैं यहाँ पर जो थिकनेस है वो हम 12 mm की ले लेते हैं। तो अब हमारे पास हम जो वेब प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज द वेब डेप्थ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम ऑप्टिमम डेप्थ लेते हैं, ऑप्टिमम डेप्थ यहाँ पर वेब की होगी, तो ये वेब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमने इसका वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल एलिमेंट यहां पर डिजाइन। आई एम सो सॉरी गाइस, अगेन रियली सॉरी। एक्चुअली क्या है कि फोन आ रहा है, ठीक है, एक फोन कॉल आ रहा है किसी स्टूडेंट का, अर्जेंट था उसे कुछ। मैंने 2 बार पहले कट किया, तीसरी बार और आया तो मुझे लगा उठा लेना चाहिए, इसलिए मैंने 2 मिनट उससे बात कर ली, 2 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड बात कर ली, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आगे बढ़े फिर। अच्छा, वीडियो लैग तो नहीं हो रहा है ना कहीं आपका? वीडियो कोई लैग तो नहीं हो रहा है? ये लैगिंग का प्रॉब्लम आ रहा है कि रुक रहा है, अटक रहा है, कुछ स्मूथ नहीं चल रहा है? Is everything is okay guys? Is everything okay? ठीक है, थैंक यू अंजलि, थैंक यू समझने के लिए। आप जैसे समझदार इंसान है ना, लोग बहुत कम मिलते हैं, स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं, और मैं बड़ा नसीब वाला हूँ, भाग्यवान हूँ कि आप जैसे स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ। दैट इज़ माई। सर फ्रेंड कॉल करके परेशान कर रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? बात कर लो भाई, क्या है, बात कर लो फ्रेंड से। देखो अभी ये मौका, अभी ज़िंदगी हमारी कुछ दिन ऐसे पहले थी कि हमारे पास किसी के लिए वक्त हुआ नहीं करता था, है ना। लेकिन अब ये मोड ज़िंदगी में आ गया है कि हमारे पास अब वक्त ही वक्त है। तो मैं चाहता हूँ कि आप, इंसान घर पे करेगा भी क्या, तो अपने दोस्तों से बात कर लो, क्या है क्या नहीं, तो ठीक है, कनेक्टेड रहो। फ्रेंड ज़िंदगी में होना, अच्छे फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। देखो फ्रेंड के बिना ज़िंदगी में मानता हूँ अधूरी है, ठीक है। तो अच्छे फ्रेंड हमेशा ज़िंदगी में रखो, उनसे रब्ता रखो, कॉन्टेक्ट रखो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। हमने क्या किया, ऑप्टिमम डेप्थ निकाल ली, थिकनेस को एज्यूम कर लिया। अब ये जो चीजें हमने कर रखी है ये सही है या नहीं है, इसके अंदर चेक करने की जरूरत है या नहीं है, इसका एक अलग से चेक होता है, इसका एक अलग से चेक होता है। मुझे क्यों लग रहा है कि वीडियो थोड़ी लैग हो रही है? आई थिंक वीडियो कुछ थोड़ी लैग हो रही है, मेरे तरफ से मैं देख लेता हूं। आप जरा मुझे रिप्लाई करके बताइएगा कि वीडियो लैग हो रही है ना, सब बराबर चल रहा है। Is everything okay? कॉल रिसीव करके बोल दो कॉल यू लेटर। चलो ठीक है, ऑल गुड है, ओके। तो हमने क्या, हाँ, अब हमने जो ये प्रोवाइड कर रखा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपने एक वेब प्लेट ले ली है 1400 बाय, क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, क्रिकेट खेलने के लिए बुलाए तो उनको कह दो कि भाई आधा घंटा बाद मैं आता हूँ, ठीक है। तो आपको कॉल नहीं करेगी वो, शायद आधे घंटे के बाद आप चले जाओ खेलने के लिए। खेलना कूदना भी बहुत जरूरी, लेकिन देखो भाई, बाहर आप जा रहे हो खेलने के लिए तो सारा संभल के जाइएगा। वैसे ही बाहर जाना मना है अभी, तो मुझे पता नहीं आप क्रिकेट कहाँ खेल रहे हो। पहली बात तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहली बात, बाहर निकल के इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी आप घर में ही खेलो, पबजी खेल लो, ठीक है, पबजी खेल लो, वो सही रहेगा, क्रिकेट मत खेलो। हाँ, घर पे रहो, सही है, ठीक है, घर पे रहो, जहाँ तक हो सके वहाँ तक बच के रहो। स्टे सेफ, स्टे होम। कई बार ये चल रहा है अभी, तो ध्यान करो, ठीक है, ध्यान रखो इसका। क्वारंटीन में बाहर जाना नॉट अलाउड, एग्जैक्टली। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम करते हैं अब यहाँ पर जो हमने जो सेक्शन सेलेक्ट किया है 1400 बाय 12 का, उसके अंदर हमें शियर बकलिंग, अब हमने जो यहाँ पर ये इस तरह से वेब कंसिडर कर रखा है 1400 बाय 12 का, इसमें शियर बकलिंग होगी या नहीं होगी, इसमें शियर बकलिंग होगी या नहीं होगी, इसका एक चेक होता है। और वो चेक हमें रिक्वायर्ड है या नहीं है,
ये करना जरूरी है। पहले ये हमें जानना होगा कि इसके अंदर हमें चेक करने की जरूरत है या नहीं है। तो उसके लिए आपको एक जो है आईएएस कोड में प्रोविजन दे रखा है। आईएएस कोड में मैं आपको बता रहा हूँ, क्लॉज नंबर 8.4.2 है, आपके पास बुक है तो आपको भी पता होगा। 8.4.2 आपका क्लॉज है आईएएस कोड के अंदर। उसमें कहा गया है कि अगर आपके d/TW की वैल्यू d/TW की वैल्यू 67 एप्सिलॉन से ज्यादा आती है तो आपको उसके अंदर शियर बकलिंग चेक करना जरूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात आपको कि भाई अगर d/TW की रेशियो की वैल्यू अगर आपकी 67 एप्सिलॉन से ज्यादा आती है तो चेक रिक्वायर्ड है। अगर कम आती है तो चेक इज नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड ओवर हियर। सो द कंडीशन इज दैट अब हमें यहां पर चेक करना होगा कि हमारी d/TW की रेशियो क्या है। तो आप मुझे बताएगा कोई कैलकुलेट करके कि d/TW का रेशियो हमारा कितना आ रहा है। अब तो आई थिंक सारी वैल्यूज हमारी एज कंपेयर टू बुक सिमिलर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने राउंड अप कर दिया उस चीज को। मुझे यार थोड़ा लग रहा है यस सर, घर के बाहर गली क्रिकेट खेल रहे हैं। घर के बाहर गली क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन मेरे जहां तक सलाह है आपको ये भी नहीं करना चाहिए फॉर प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिकॉशन लेकर रखो आप तो आप अच्छा रहेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं ना। तो 116.67 वेरी गुड। d/TW रेशियो आपका आ रहा है 116 पॉइंट कितना आ रहा था 67, ओके, एंड विच इज ग्रेटर देन 67 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू तो 1 हो जाएगी आपकी, ये तो आपको पता है। ठीक है, आपके बात नहीं जाऊंगा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, आपकी सेफ्टी ऐसी है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा और दूसरे की भी सेफ्टी इसलिए है कि आपकी वजह से किसी और को भी नहीं होगा। दैट्स वाई हमारी गवर्नमेंट ने ये बताया, ये कहा है कि आपको सेल्फ क्वारंटीन करना चाहिए अपने आप को, और कुछ जगह ये कंपल्सरीली लागू कर दिया गया है। कुछ जगह लोग कुछ ज़रूरी चीज़ों को लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं, वरना फालतू में भी कोई लोग बाहर नहीं जा रहे हैं सिवाय कुछ और लोगों के जो खेलने जा रहे हैं। ठीक है, वरना ज़्यादातर लोग जो अभी घर में ही हैं। इवन मैं खुद घर में हूँ, मैं खुद यहाँ घर से ही सब कुछ काम कर रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, बाहर मैं सिर्फ अपने विंडो से, बालकनी से वगैरह से सूरत देख लेता हूँ, बाकी बाहर मैं निकल ही नहीं रहा। मैं यही आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी घर में इसी तरह से रहो और बुक रीडिंग करो, अच्छी अच्छी बुक से रीडिंग करो उसका। और अगर आप बुक रीड करना चाहते हो, शौकीन हो, तो बुक रीड करो, आपका टाइम बहुत अच्छा निकलेगा। थोड़ा बहुत पबजी खेल लो, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, तो एक मूवी देख लो, कुछ सीरीज़ वगैरह देख लो, तो अपने टाइम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दोस्त, ये बहुत अच्छा मौका है। अक्सर लोगों को दोस्तों से शिकायत होती है, अपने खुद को, हमें अपने दोस्तों से शिकायत होती है, हमारे दोस्तों को हमसे शिकायत होती है कि यार तू मेरे लिए टाइम नहीं करता, बात नहीं करता, कॉल नहीं करता है वगैरह वगैरह। तो अब ये टाइम है, समय है एक दूसरे से कनेक्ट होने का, उन्हें बताने का कि यार हम तो कनेक्टेड रह सकते हैं, लेकिन समय ऐसा होता है, वक्त ऐसा होता है, काम ऐसा होता है कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते। अब जब फ्री हो तो कनेक्टेड रहिए। ठीक है, अपने परिवार में हंसो, खेलो, कूदो, मस्ती करो, एंजॉय करो। ये देखो बहुत अच्छा। वैसे तो देखो कोरोना वायरस आया है, कुछ बहुत बड़ी ये बर्बादी तो लेकर आया है, लेकिन साथ साथ में कुछ अच्छी चीज़ें भी, पॉजिटिव चीज़ें भी इसमें हो रही है। पता है क्या हो रही है? सबसे पहली चीज़, लोग अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, भागदौड़ बिल्कुल कम हो गई है ज़िंदगी की। दूसरी बात, जो एनवायरनमेंट को इससे फ़ायदा हो रहा है वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। हम किसी भी हालत में, किसी भी हद तक अगर हम प्रिवेंशन लेते थे, मेजर्स लेते थे, तब भी इतना पॉल्यूशन कम नहीं होता जितना अब हो रहा है। बहुत कम पॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, और जो रिसोर्स वेस्ट हुआ करते थे पहले, वो सब अब वेस्ट होना बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत कुछ अच्छे फ़ायदे भी है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा अगर तो इनको देखते हुए अपने समय को देखो। इस वायरस को बीट करने के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए अगर आप चाहते हो, तो सबसे बड़ी आपका कंट्रीब्यूशन इसमें यही रहेगा कि आप अपने घर पे बैठकर आराम करो और बाहर निकलने से परहेज करो। दैट इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ यू और फ्रॉम योर साइड टू अवर कंट्री और नेशन। ठीक है, तो मेरी आपसे यही दरखास्त है, यही गुजारिश है कि भाई आप अंदर रहो, अपने घर से, अपने घर में जो फैमिली है आपकी, जो भी है, उनसे अच्छा टाइम स्पेंड करो, है ना, थोड़ा अपना आप इंजॉय करो,
वैसे तो हम पहले बहुत दुहाई देते थे कि यार क्या करूँ, फ्री टाइम नहीं मिल रहा, यार ज़िंदगी कैसी हो गई है, घड़ी के कांटों पर चल रही है और भाग दौड़ है और ये है वो है, ऐसा है वैसा है। अब जब ऊपर वाले ने वो वक्त दिया है हमें कि भाई अब तू आराम ही आराम कर, तुझे 14 अप्रैल तक, हो सकता है ये टाइम थोड़ा लंबा ये लंबाया जाए, हो सकता है ऐसा, ठीक है, ये टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है आई थिंक, क्योंकि केसेस जिस तरह से हमारे कंट्री में बढ़ते जा रहे हैं और पूरी वर्ल्ड के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, तो लगता नहीं कि ये 14 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी यही उम्मीद है, यही दुआएं हैं, यही प्रार्थनाएं हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये ख़त्म हो जाए। और आपसे यही दरख्वास्त है कि आप भी इसका पूरा पूरा ध्यान रखें, इस मुहिम में आप भी पूरा पूरा सपोर्ट करें, सहयोग करें, ठीक है। ऐसे अब ये गैर जिम्मेदारी वाली चीज़ ना करो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट तो भाई छोड़ो, अब मैं असाइनमेंट की बात ही क्या करूँ आप लोगों से, मिहिर मैं असाइनमेंट की आप बात ही करना छोड़ दिया आपसे, और मैं अभी वो एप्लीकेशन में से असाइनमेंट को डिलीट कर दूंगा, आप है ना रहने दो आप, ठीक है। बहुत मैं चिल्ला चिल्ला के बोला यार असाइनमेंट करो असाइनमेंट करो असाइनमेंट करो, तो आप करने को तैयार ही नहीं। आप मैं असाइनमेंट को भूल ही गया हूँ कि असाइनमेंट जैसी कोई चीज़ है जो आपको मुझे देनी है ठीक है। सो आई विल नॉट टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट नाउ, ओके। आपकी मर्ज़ी, आपको अगर करना है तो मुझे आप रीच कर सकते हो, मुझे बोल सकते हो कि सर हमें असाइनमेंट चाहिए, वरना मैं आपको आप सामने से कभी नहीं कहूँगा कि आप असाइनमेंट करो। लास्ट दिन पे लिखने से तो अच्छा है, हाँ बिल्कुल अभी, हाँ अच्छा आप अपने कॉलेज के असाइनमेंट की बात कर रहे हो अच्छा कॉलेज के असाइनमेंट की बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए टाइम अच्छा है, ठीक है। तो असाइनमेंट कर लो, असाइनमेंट कर लो वगैरह वगैरह जो भी करना है। भाई मैं असाइनमेंट 3 दिन से पहले लिखता हूँ, अच्छा अच्छी बात है। चलो खैर जो भी है, टाइम पास बहुत कर लिया अपन ने, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब से कौन माथाकूट करेगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, अगर आप कर सकते हो आपकी क्षमता है। देखो बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पूरा सेमेस्टर कुछ नहीं करते, एग्जाम के अंदर बस एक वीक पहले या एक रात पहले पढ़ लेते हैं और खत्म हो जाते हैं, उनको मतलब पास हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे मैंने देखा कि जो पूरा सेमेस्टर बेचारे पढ़ते रहते हैं, लेकिन आखिर में उनका कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ वो छोड़ के आ जाते हैं, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं और फेल हो जाते हैं, और उनके मार्क्स बिल्कुल कट ऑफ जितने आते हैं। तो ऐसे डिपेंड करता है अपने अपने माइंड के ऊपर, अपने अपने कैपेसिटी के ऊपर, अपनी अपनी स्किल के ऊपर, तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि भाई ये जो है 67 से ज्यादा है, 67 एप्सिलॉन से ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब हमने यहाँ पर शेयर बकलिंग चेक रिक्वायर्ड है, शेयर बकलिंग चेक रिक्वायर्ड। अब ये क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा शेयर बकलिंग चेक हम आगे रिक्वायर्ड जो है होता है, ये हम आगे करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने जो देखा कि वेब हमने डिजाइन कर लिया, वेब की हमने सेक्शन कंसिडर कर लिया। अब बात करते हैं फ्लैंज के बारे में, वेब हो गया, फ्लैंज बाकी है, तो अब फ्लैंज की डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो फ्लैंज की डिजाइन के अंदर, फ्लैंज के अंदर जो उसका सेक्शन सिलेक्शन होता है वो किस बेसिस पर होता है, जरा उसके ऊपर अब हम गौर करते हैं, ठीक है। उसके अंदर जरा आपको ध्यान देना जरूरी है। देखो फ्लैंज का जो एरिया रिक्वायर्ड होता है एज पर मोमेंट, वो कितना होता है, तो एरिया ऑफ फ्लैंज इज इक्वल टू होता है मोमेंट इंटू गामा m0 डिवाइड बाय fy इंटू डी, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ फ्लैंज होता है रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट। क्यों, क्योंकि आपकी मोमेंट वहां पर ज्यादातर रेजिस्ट होने वाली है आपकी फ्लैंज के लिए, तो उसका फॉर्मूला जो बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट बनेगा, एंड दैट इज मोमेंट इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डिवाइड बाय fy इनटू डी। अब यहां पर देखो आपको, आपके पास मोमेंट पता है, ये गामा वैल्यू, गामा की वैल्यू 1.10 होती है, यहां पर fy की वैल्यू 250 है, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 1400 है। तो इस बेसिस पर एरिया ऑफ फ्लैंज कितना होगा, जरा आप मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए। हरी अब जल्दी करो, बातें हमने बहुत कर ली, अब जरा कुछ काम की बातें कर लेते हैं। हरी अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि सर आज बहुत हो गया, आज इतना रखते हैं, तो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी और भी है तो मैं चाहूँगा कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए, अभी और कुछ स्टेप कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। लेकिन अभी चलाते हैं क्लास आगे, चलिए इसको कैलकुलेट करिए। हरी अब अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तो शुरुआत है ये एग्जाम्पल की। और आप घबराइए मत कि सर ये बहुत लेंदी हो रहे हैं, ये हम साथ में कर रहे हैं, ठीक है, हम अभी समझ के कर रहे हैं, इसलिए मतलब टू वे कन्वर्सेशन हो रहा है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना ये सिंपल एग्जाम्पल है, बस आपको एक बार समझ में आ जाना चाहिए। तो जल्दी मुझे इसका जवाब बताइए कितना आ रहा है। जल्दी जवाब बताइएगा इसका कितना आ रहा है।
जिगर कह रहे कि सर आप कौन सी सीरीज देखते हो, बताइए सर हम भी देखेंगे। सीरीज तो भैया ऐसा है कि हमने बहुत देखी है, हम बहुत देखते हैं और देखते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सीरीज ऐसी है जो मैं आपको नहीं बता सकता, कुछ सीरीज ऐसी है जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, मैं आपको बता दूंगा कौन सी सीरीज आपके लिए अच्छी है देखने के लिए, ठीक है। हमारा ग्रुप के अंदर हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, तो मैं आपको बता दूंगा। ओके चलिए, तो अच्छा क्या आ रहा है आपकी वैल्यू 17876, सभी की वैल्यू आ रही है ये 17876, सभी की वैल्यू आ रही है कि ये मिहिर की आ रही है, अंजलि की आ रही है, जिगर की आ रही है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 17876, ठीक है 17876 0.57 mm स्क्वायर, 0.57 mm स्क्वायर, ये एरिया आपका रिक्वायर्ड है। आप जब भी फ्लैंज सिलेक्ट करोगे या उसका सेक्शन सिलेक्ट करोगे तो आपके लिए उसका एरिया इतना होना मिनिमम जरूरी है, मिनिमम इतना एरिया होना जरूरी है, ठीक है, इस लोड मोमेंट और डेप्थ के अकॉर्डिंगली। तो अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू गो फॉर द सेक्शन सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। हमने वेब किया सिलेक्शन उसके ऑप्टिमम डेप्थ, मतलब जो उसकी थी उसके अंदर हमने उसके लिए मोमेंट के लिए किया, उसके अंदर हमने D/TW रेशियो देखा, हमने उसका निकाला, ठीक है। हमने फ्लैंज के लिए अब उसका एरिया रिक्वायर्ड निकाल लिया, एरिया रिक्वायर्ड के बाद अब उसको किस तरह से सिलेक्ट करना है उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब थोड़ा हमने स्पीड थोड़ी बढ़ानी है, तो मेरी बात जरा ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। चलिए तो क्या करना है हमने सबसे पहले इसके अंदर, अब तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, हमें पता है कि हमारा जो ये कनेक्शन होने वाला है ये वेल्डेड होने वाला है। हमें सवाल में दे रखा है डिजाइन अ वेल्डेड प्लेट गर्डर, हमें सवाल में दे रखा है डिजाइन अ वेल्डेड प्लेट गर्डर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं, पेज नंबर 18 पे जाइए, IS 800 2007 के अंदर पेज नंबर 18 में जाइए, यहां पर देखिए आपको एक टेबल नंबर 2 दे रखा है जिसके अंदर आपको ये जो है प्लास्टिक सेक्शन कॉम्पैक्ट सेक्शन और सेमी कॉम्पैक्ट के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। अब हमारा, मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो है देखते हैं कि भाई हमारा सेक्शन सिलेंडर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट कैन बी प्लास्टिक, सेमी प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो प्लास्टिक की होती है, इसके कुछ बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो हम प्लास्टिक को प्रायोरिटी देते हैं। हमारा उसमें अगर टेबल में जाएंगे आप तो वहां पर आपको देखिए दे रखा है पहले ही कॉलम के अंदर, पहले ही रो के अंदर कि भाई कंप्रेशन फ्लेंज जो है आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, ठीक है, उसमें वेल्डेड सेक्शन दे रखा है। उसमें मैं आपको बताया कि हमारी जो फ्लेंज है वो ऊपर टॉप में कंप्रेशन में होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, आउटस्टैंडिंग फ्लेंज है वो और वेल्डेड हमें करना है उसको वेब के साथ। तो उसके लिए क्या है हमारे पास कंडीशन, B/TF रेशियो, क्या दे रखा है यहां पर कि B/TF रेशियो। अगर आपको प्लास्टिक लेना है, अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो वो कितनी होनी चाहिए, 8.7 एप्सिलॉन, ऐसी ही कुछ वैल्यू है शायद वो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, सॉरी 8.4 एप्सिलॉन, सॉरी 8.4 एप्सिलॉन। ये अगर आपको प्लास्टिक सेक्शन लेना है, इट मस्ट बी अ प्लास्टिक सेक्शन, ओके। अगर वो प्लास्टिक नहीं होता तो फिर आप उसे कॉम्पैक्ट भी ले सकते थे, वो सेमी कॉम्पैक्ट भी ले सकते थे, बस अवर फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट इट शुड बी प्लास्टिक। अगर नहीं होता तो आप कॉम्पैक्ट सेमी कॉम्पैक्ट में जा सकते हो। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 8.4 हम ले सकते हैं यहाँ पर कि भाई अगर प्लास्टिक हम इसे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, हम इसे अगर प्लास्टिक कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मान लेते हैं B/TF की वैल्यू हमारी 8.4 जितनी है उससे कम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, यस और नो, हरी अप, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि कहीं ऊपर से तो नहीं जा रहा? जल्दी करो, बताओ मुझे, कहीं ऊपर से तो नहीं जा रही बातें आपको? कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो अब क्या करना है आपको यहां पर, हमें पहले तो ये देखो B और TF हमें दोनों भी पता नहीं है, ठीक है, हमें B और TF दोनों भी पता नहीं है। अब ये B क्या है, अब यहां पे मैंने BF क्यों नहीं लिखा, आप कहोगे मैंने BF क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। हमारा जो I सेक्शन होता है ये वाला इस तरह से, ये वाला इस तरह से I सेक्शन है हमारा, ठीक है। सेंटर से ये जो वैल्यू होती है इसको हम B कहते हैं, ये वैल्यू होती है B, और ये जो टोटल जो विड्थ होती है इसको हम BF कहते हैं, ठीक है। टोटल विड्थ हमारी BF होती है। IS कोड के टेबल में हमें जो है ये हाफ विड्थ डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमें दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब ये B ये है, ठीक है, ये B ये है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि भाई BF इज इक्वल टू 2B,
है ना, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसकी आप चिंता मत करो आप, ठीक है। चलो, तो ये B बाय TF हो रहा है, B बाय TF इज इक्वल टू 8.4 एप्सिलॉन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर कि B को सब्जेक्ट बना लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट B और TF, आइदर बोथ ऑफ देम वी कैन मेक सब्जेक्ट एनीवन, ओके। तो हम B को यहां पर सब्जेक्ट बना, B इज इक्वल टू हो जाएगा 8.4, एप्सिलॉन की वैल्यू पता है हमें 1 होती है, 250 डिवाइड बाय 250 होल रेज़ टू, मतलब वो अंडर स्क्वायर होता है, तो यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसको हम यहां पर कंसिडर, मतलब उसको हम करें ना करें 1 हो जाएगा, चलो। तो 8.4 इंटू TF हो जाएगा, ये आपका एक रिलेशन BF के रिलेटेड, B के रिलेटेड मिल चुका है, ठीक है, ठीक है। B के रिस्पेक्ट में आपको ये एक रिलेटेड पोर्शन मिल चुका है, ओके। अब आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ फ्लैंज क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लैंज। देखो, एरिया ऑफ फ्लैंज अगर निकालना है आपको तो क्या होता है, AF इज इक्वल टू यहां पर इसका सिंपल सा, ठीक है, एरिया कितना होगा, तो मैं बता रहा हूं आपको, BF इंटू TF, BF इंटू TF होता है, दिस इज द एरिया ऑफ फ्लैंज, है ना, ये सच्ची बात है, इसमें कोई गलत बात या कोई ऐसी मिस्टेक वाली बात नहीं है। AF एरिया ऑफ फ्लैंज, TF इंटू BF, ठीक है। चलो, तो हमें पता है कि भाई मैंने आपको बताया अभी कि BF इज इक्वल टू 2B, वी नो दैट BF इज इक्वल टू क्या होता है 2B, तो BF की जगह हम यहां पर जो है 2B रख सकते हैं, 2B इंटू TF इंटू TF, 2B इंटू TF, और B की वैल्यू हमें पता है। अब मैं जरा इसको उधर लिखता हूं, ठीक है, इसको मैं रफ करके इधर लिखता हूं। देखो, जरूरी चीज है आपको समझ में आना, एक बार आपको समझ में आ गया फिर आप इस तरह के एग्जांपल को चुटकियों में सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए, तो हमें पता है यहां पर कि B की वैल्यू क्या होती है, हमें एरिया ऑफ फ्लैंज आ रहा था, AF इज इक्वल टू आ रहा था 2B इंटू TF, हमें B की वैल्यू पता है 8.4 है, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि AF इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 8.4 TF इंटू TF, ठीक है। अब ये वैल्यू देखो एक ही रिस्पेक्ट में आ गई है। एरिया ऑफ फ्लैंज हमें पता है क्या है, पता है क्या एरिया ऑफ फ्लैंज, जो हमने पहले निकाला था स्टार्टिंग में, ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट एंड डेप्थ, एरिया ऑफ फ्लैंज हमने निकाला था, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लैंज हमारा कितना आ रहा था, कितना आ रहा था हमारा एरिया ऑफ फ्लैंज, को बताएगा मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर एरिया ऑफ फ्लैंज, कैन एनीबडी गिव द आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ फ्लैंज। हरी अप, जल्दी जल्दी आप अपना जवाब लिखो, एरिया ऑफ फ्लैंज कितना आ रहा है। अच्छा 17, ओके, तो एरिया ऑफ फ्लैंज था 17876 पॉइंट समथिंग, कितना था 0.57, ओके 0.57 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लीकेशन करके जो भी करना है आपको उसके अंदर कर लो फटाफट, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ज्यादा धार मारने वाली चीजें है नहीं, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता तो मुझे बता दीजिए आप, ठीक है, मैं हूं यहां पर सामने आपके खड़ा हुआ, तो मुझे आपको यहां से बताना पड़ेगा TF की वैल्यू, जैसे कि अंजलि ने बताई है, शायद अंजलि का जवाब आ चुका है, सॉरी जिगर का जवाब, सॉरी जिगर का जवाब आ चुका है, TF इज इक्वल टू 32.62 mm, ये जिगर का जवाब है 32.62 mm, और किसी का जवाब ये आ रहा है, अंजलि का आ चुका है, मिहिर का जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा है, मिहिर का जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी करो मिहिर, सबको साथ लेकर चलना है, ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो 32.62 आ रहा है, 32.62 आ रहा है, हम इसे 35 भी ले सकते हैं, हम इसे 40 भी ले सकते हैं, अगर आपको राउंड अप करना है तो, ठीक है, इफ यू वांट टू डू राउंड अप टू दिस यू कैन डू 35 एज वेल, यू कैन डू 40 एज वेल, हम यहाँ पर 40 ले लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर 40 ले लेते हैं, हाँ वेरी गुड, ओके ठीक है, जिगर आप कहो वो, ठीक है, जो आप कहे वो लेते हैं, ओके
तो हमने क्या किया, थिकनेस ऑफ फ्लेंज ले ली। अब थिकनेस ऑफ फ्लेंज हमारे पास 40 हमने ले ली। हमें पता है कि एरिया ऑफ फ्लेंज क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लेंज यहां पर देखो, एरिया ऑफ फ्लेंज इज इक्वल टू BF इंटू TF। नाउ TF हमारे पास नोन है, हमारे पास देखो, हमारे पास मैं बता रहा हूं एरिया ऑफ फ्लेंज नोन है, TF 40 mm नोन है, तो अब BF को निकालना कोई खास बात नहीं है ना। इसको इधर उधर करो और BF मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है जल्दी। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल लॉजिक लगाना है, नई कुछ बातें हैं नहीं। 446.94 या 96 जो भी है, 91। ओके ओके, अंजलि का जवाब आ चुका है। और कोई, और कोई? हमने हमारी जो एप्लीकेशन डेवलप की है उसमें मैं मेरी इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा उसके अंदर एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाऊं जिसके अंदर अभी जो आप मुझे ये लिख कर बता रहे हो उसमें आपकी आवाज़ मुझे सुनाई दे। लाइक वी आर सिटिंग इन अ क्लास, डुअल ऑडियो जिसे कहते हैं, डुअल ऑडियो कहते हैं उसे। मेरी आवाज़ आप भी सुन सकोगे, आपकी आवाज़ मैं भी सुन सकूँगा। उसके अंदर दिक्कतें बहुत आ रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, तो वो फिर हमने उसको निकाल दिया। अब हमारी टीम उसके अंदर ऊपर अभी भी काम कर रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारा अभी जो प्लेटफॉर्म उसके अंदर आने वाला लाइव स्ट्रीम का, वो अभी जो आप जिस तरह से यूट्यूब पे हम लाइव कर रहे हैं उसी तरह से होगा। लेकिन मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी, अगर हो सके तो पॉसिबल, कि हम डुअल ऑडियो रखें, उसमें बहुत अच्छी बात हो जाएगी, है ना, ऐसा मुझे लगता है। चलो जो भी है, तो कितना आ रहा है आपका आंसर? 400 समथिंग आ रहा था आपका आंसर, 446। तो हम जिगर जो प्रोवाइड करने के लिए कह रहे हैं हम कर देते हैं, ठीक है। जिगर के कहने के मुताबिक हम जो है BF 500 प्रोवाइड कर देते हैं, TF 40 प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब यहां पर आपको क्लियर है कि हमने BF निकाल लिया, TF निकाल लिया, मतलब हमारा जो वेब था वो हमने निकाला 1400/12 का। हमने फ्लेंज जो प्रोवाइड किया वो 500/40 का किया। ये हमारा एक सेक्शन बन चुका है, ये हमारा एक सेक्शन बन चुका है बेस्ड ऑन द लोडिंग कंडीशन, मोमेंट एंड शियर फोर्स। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए मुझे, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या आपको लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए, आज की क्लास को यहाँ रोके, या फिर आप चाहते हो कि सर आगे करवाइए, मज़ा आ रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आपके चाय पीने का समय हो चुका है, अगर आपका सर भारी हो रहा है, अगर ओवर बर्डन लग रहा है, ओवरलोड लग रहा है, या कंफ्यूजन हो रहा है, या कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपके अंदर अभी बहुत सारी कैपेसिटी बाकी है कि नहीं सर अभी तो और 1-2 घंटा पढ़ते हैं, तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो मुझे अंजलि का जवाब आ चुका है, आगे करवाइए सर। अच्छा ठीक है, मतलब अंजलि आज जो अपना कामकाज खत्म करके बैठी है, ठीक है। और बाकी लोग क्या जाते हैं, मिहिर, जिगर, क्या कहते हो आप लोग, व्हाट यू थिंक? वैसे आपका कोई आर्ग्यूमेंट इसके अंदर होना नहीं चाहिए, ठीक है। अंजलि ने जब आगे बढ़ाने के लिए कह दिया तो फिर आप तो वैसे भी फ्री होते हो, ठीक है, तो आपका आर्ग्यूमेंट वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो जो भी है आगे बढ़ते हैं। हमने दोनों मेंबर्स जो होते हैं उनके सेक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है उनके डायमेंशन के साथ साथ। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था चेक फॉर मिनिमम वेब थिकनेस रिक्वायरमेंट होता है ना। फोर्थ हमारा जो है स्टेप होगा चेक फॉर, अब यहाँ से सारे चेक शुरू होते हैं, मिनिमम थिकनेस, वेब थिकनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो कह सकते हैं हम लोग। इसके लिए 2 चेक होते हैं, एक तो होता है सर्विसिबिलिटी चेक और दूसरा होता है कंप्रेशन बकलिंग चेक, ठीक है। सर्विसिबिलिटी चेक, अब यहाँ पर आपको इसके लिए जाना होगा IS 800 2007 के अंदर पेज नंबर 63 के ऊपर, पेज नंबर 63 के ऊपर जाओगे, क्लॉज नंबर 8.6.1.1 के अंदर ए में आपको दे रखा है कि भाई आपका जो सर्विसिबिलिटी है उसकी, मैं बता रहा हूं आपको, पेज नंबर 63 में जाइए फटाफट, आपके पास IS कोड होना जरूरी है। ये देखो, ये है आपका पोर्शन यहाँ पर, ठीक है, ये आपका पेज नंबर 63 है, ये आपका क्लॉज नंबर 8.6 है,
8.6.1 है, उसके अंदर 8.6.1.1 के अंदर ए जो है व्हेन ट्रांसवर्स स्टीफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, हमें क्या कहा है कि इट शुड बी अनस्टीफन्ड। सवाल में दे रखा है कि ये अनस्टीफन्ड है, मतलब इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टीफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, एंड इफ दे आर नॉट प्रोवाइडेड देन व्हाट विल बी द क्राइटेरिया ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि भाई D/TW रेशियो आपका जो है लेस देन 200 एप्सिलॉन होना चाहिए। D/TW रेशियो शुड बी लेस देन और इक्वल टू हम कह सकते हैं 200 एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर ये है तो फिर ये सर्विसिबल है, ठीक है, ये है तो फिर सर्विसिबल है, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा जो D/TW रेशियो हमने ऑलरेडी पहले निकाला था, कितना आ रहा था 116.67 विच इज ऑब्वियसली लेस देन 200, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 200। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग कि भाई ये ठीक रहेगा, सर्विसिबिलिटी के अंदर कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं आने वाली। ओके, दूसरा इसके अंदर है कंप्रेशन बकलिंग चेक, ठीक है, कंप्रेशन बकलिंग चेक इसके अंदर है। वो क्या है कि कंप्रेशन बकलिंग चेक के अंदर क्या होगा, आपको कहा गया, ये आपको जो है आगे दे रखा है, मैं आपको बता दूं कहां दे रखा है, पेज नंबर 64 पे जाइए। पेज नंबर 64 के ऊपर आपको देखिए ये एक क्लॉज दे रखा है 8.6.1.2 कंप्रेशन फ्लैंज बकलिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि D/TW रेशियो जो है आपका वो 345 एप्सिलॉन स्क्वायर, एप्सिलॉन को कंसीडर ना भी करो तो चलेगा, उसकी वैल्यू 1 एप्सिलॉन स्क्वायर से कम या उससे इक्वल होनी चाहिए, ये आपकी कंडीशन है। तो अब हमें पता है कि भाई ये तो इससे कम ही है, 345 से कम ही है, मतलब ये इसकी जो थिकनेस हमने इन शॉर्ट प्रोवाइड की है, हमने जो इसकी थिकनेस प्रोवाइड की है वो बिल्कुल सही है, इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी प्लेट इस थिकनेस की वजह से फेल नहीं होगी। ये इसके सिंपल कंक्लूजन थे जो आपको यहां तक समझ में आ जाने चाहिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो सवाल पूछिए मुझसे, अगर समझ में आ गया हो तो प्रोसीड लिख के मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दे। हरी अप। वैसे आप लोगों को पढ़ने का मजा तो आ रहा है ना? आर यू एंजॉइंग दिस क्लासेस? ओके, तो प्रोसीड हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलो नाउ अब जो है मोमेंट कैपेसिटी और शियर कैपेसिटी दो चेक करते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि सर इन दोनों चेक तक करवाइए, दोनों भी बेहद ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर। मैं आपको बताता हूं मोमेंट कैपेसिटी के अंदर क्या है, शेयर कैपेसिटी के अंदर क्या है। मोमेंट कैपेसिटी फ्लैंज की चेक करेंगे, शेयर कैपेसिटी हम जो है वेब की चेक करेंगे, ठीक है। हम पहले बात करते हैं मोमेंट कैपेसिटी की। तो मोमेंट कैपेसिटी के बारे में अगर कहूं मैं आपसे, तो इसका एक डिजाइन मोमेंट का फॉर्मूला होता है, दैट इज गिवन इन IS 800 2007 पेज नंबर 18, सॉरी पेज नंबर 53, पेज नंबर 53। वहां पर आपको एक मोमेंट का फॉर्मूला दे रखा है डिजाइन मोमेंट करके, दैट इज इक्वल टू बीटा बी इंटू जेड पी इंटू यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल डिवाइड बाय गामा m0। ये आपको एक फॉर्मूला वहां पर दे रखा है, ये आपको एक फॉर्मूला वहां पर दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको इतना समझ में आ गया है। अब ये फॉर्मूले के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको पहले समझनी बहुत जरूरी है, जैसे कि बीटा बी, ठीक है। ये बीटा बी क्या है? तो बीटा बी जो होता है ये एक सेक्शन, जो हमारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं सेक्शन के, प्लास्टिक, सेमी कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, इनके लिए इसकी वैल्यूज अलग होती है, ठीक है। तो ये अब आपको IS कोड में जहां पे ये फॉर्मूला लिखा है पेज नंबर 53 के ऊपर, मैं जाता हूं, आप भी जाइए मेरे साथ साथ, चलिए IS कोड के अंदर पेज नंबर 53 पे, वहां पर देखिए आपको बीटा बी ZP/FY डिवाइड बाय बीटा बी जो है आपको प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए 1 लेना है। द वैल्यू ऑफ बीटा बी फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन इट विल बी
1, यू शुड हैव टू कंसिडर इट 1 फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट। अब आप मुझे बताइए कि हमने इससे पहले जो अभी फ्लैंज की डायमेंशन हम डिसाइड कर रहे थे, उसी के अंदर हमने क्या कंसिडर किया था कि ये प्लास्टिक सेक्शन है, किया था नहीं किया था? तो दोबारा आपको यहां पर उस चीज को कंसिडर करने की फिर से जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको B/TF रेशियो, आपको क्योंकि आपके पास अब सारे डायमेंशंस है ना, तो आपको B/TF रेशियो निकाल लो। B/TF रेशियो कितना आ रहा है आपका? B हमारे पास कितना था? B हमारे पास कितना होगा? 250 होगा, क्योंकि हमारे पास BF जो है वो 500 था, तो उसका आधा हो जाएगा, मतलब 250 डिवाइड बाय TF 40 था हमारे पास, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 40 था। तो अब मुझे बताइए कि इसका रेशियो कितना आ रहा है, इसका रेशियो कितना आ रहा है? हरी अप, जल्दी करो। अच्छा मैं लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, आप रहने दो, मैं लिख देता हूं 6.25। 6.25 इज ऑब्वियसली लेस देन 8.4, विच क्लासिफाइज दैट कि आपका ये जो सेक्शन है ये 8.4 एप्सिलॉन से कम है, इसका मतलब ये प्लास्टिक सेक्शन है, जैसे हमने पहले फ्लैंज के अंदर इसे माना था और उसके बेसिस पर किया था। तो मैं आपकी मतलब ये बीटा बी की वैल्यू कौन सी होगी? 1 होगी, ठीक है। बीटा बी के अंदर आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ZP के बारे में, ठीक है, प्लास्टिक सेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं ZP के बारे में। तो ZP की वैल्यू किस तरह से करनी है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ZP की वैल्यू आपको किस तरह से लेनी है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करते हैं। चलो, हमारे पास ये एक सेक्शन है इस तरह से, ठीक है। हमारे पास ये उसका टॉप फ्लैंज है इस तरह से, हमारे पास ये उसका बॉटम फ्लैंज है समवॉट लाइक दिस, ठीक है। टॉप फ्लैंज है, बॉटम फ्लैंज है। हमें पता है कि इसका जो टोटल, ये जो यहां से लेकर यहां दोनों इंक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम फ्लैंज, टोटल उसकी कैपिटल डेप्थ कितनी होगी? कैपिटल D कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? कैपिटल D कितना होगा इसका? अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के बताइए मुझे, बुक प्लीज बंद करके रखिएगा, ठीक है। बताइए मुझे टोटल डेप्थ कितनी होगी उसकी। हमें ये तो पता है कि ये स्मॉल, ये जो अंदर का इंटरनल डेप्थ है आपकी वो 1400 है, बट व्हाट विल बी द टोटल ओवरऑल डेप्थ अप टू टॉप ऑफ द टॉप फ्लैंज टू द बॉटम ऑफ द बॉटम फ्लैंज? टोटल आपकी डेप्थ कितनी होगी? बताइए अंजलि, बताइए मिहिर, जिगर, हरियप। थिकनेस प्लस हो जाएगी, वेरी गुड। तो थिकनेस प्लस हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, मतलब 1480 हो जाएगा। 40 प्लस 40 प्लस 1400 दिस इज इक्वल टू 1480 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस पूरे सेक्शन का जो CG होगा वो कहां हो जाएगा? वो हो जाएगा 720 कह सकते हैं हम लोग इसको। सेंटर जो है इसका ये 720 हो जाएगा, नहीं होगा? होगा नहीं होगा 720, है ना। तो ये पूरा सेक्शन जो है इसको हम ZZ एक्सिस कहेंगे। तो ZP क्या हो जाएगा अब? तो देखो ZP की वैल्यू, अब मैंने आपको ये इसलिए बताया इसलिए क्योंकि हमें इसको जानना बहुत जरूरी था पहले, ठीक है। अब ZP की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखो ZP के अंदर क्या होता है कि आपके पास फ्लैंज जो टोटल हो रहे हैं ये एक तरह का मोमेंट होता है, ठीक है। हम इस तरह एक तरह का इसको मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, भाई फ्लैंज की वजह से टोटल मोमेंट कितना आएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा कि भाई दोनों फ्लैंज जो है इसका एरिया कितना हो रहा है वो इनटू उसकी CG कितनी हो रही है, ठीक है। तो दोनों फ्लैंज मतलब टॉप और बॉटम फ्लैंज, ठीक है। हमारी एक फ्लैंज का जो एरिया वो कितना है? वो है हमारे पास 500 इंटू 40। ये एक फ्लैंज का एरिया हो गया 500 इंटू 40, ठीक है। हमारे पास ऐसे दो फ्लैंज है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया टॉप बॉटम, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया इनटू ये जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हैं इसे हम, CG कह सकते हैं इसे हम, ठीक है, ZZ एक्सिस इनटू 720 है। दोनों फ्लैंज की वजह से
आखिर में कहां पर लोड लगेगा, यहां पर वो न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है आपका, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो बताइए, अगर नहीं है तो कैलकुलेशन करके मुझे जवाब बताइए। हरी अप, जल्दी करें, कैलकुलेशन करके मुझे इसका जवाब बताइए कितना आ रहा है। और अभी जब हम गेंट्री गर्डर सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर जो है ZP निकालने में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उसके बारे में चर्चा करेंगे आसानी से। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू बता दीजिए। 28.8 इंटू 10⁶। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अंजलि, जिगर, मिहिर, बहुत अच्छी बात है। मिहिर जरा राउंड अप करके, सॉरी मतलब उसको जो है वो रेस टू में लगा लीजिए, ठीक है। तो 28.8 इंटू 10⁶ mm क्यूब, ठीक है। ये आपको यहां पर इस तरह से ZP मिल गई है, ठीक है। ये प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस हमें मिल गया है, विच इज इक्वल टू द मोमेंट कमिंग फ्रॉम बोथ ऑफ द फ्लैंजेस टू द सेंटर ऑफ आवर वेब और सेक्शन, होल सेक्शन, ठीक है। तो ये आपको ZB की वैल्यू मिल गई, BB की वैल्यू पता है, FY की वैल्यू पता है, गामा M0 की वैल्यू पता है। तो यहां से आपको डिजाइन मोमेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। यहां पे आपको क्या बोलेगा, डिजाइन मोमेंट की वैल्यू जो है पता चल जाएगी। तो जल्दी करो, आप डिजाइन मोमेंट निकालो हरियप, और मुझे बताइए कि इसका जवाब कितना आ रहा है। और ये जो डिजाइन मोमेंट है, इसका क्या मतलब है आपको आगे बताता हूं मैं, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेट में इसे क्यों कर रहे हैं, ये चेक हमें करना है। ये क्या चेक करेंगे हम लोग, मैं बताता हूं। पहले इसका जवाब मुझे कैलकुलेट करके आप लोग बता दीजिए, जल्दी करो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जिगर का जवाब आ चुका है 6545.45 किलो न्यूटन। क्या ये जवाब सही है आप सभी का? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 6545.45 इंटू 10⁶ इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन इंटू mm के अंदर, ठीक है। इट इज न्यूटन इंटू mm, ओके। न्यूटन इंटू, सॉरी किलो न्यूटन इंटू, ओके वेरी गुड, सॉरी किलो न्यूटन इंटू mm मीटर, ठीक है, सॉरी। तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब ये जो है इसे हम कहेंगे डिजाइन मोमेंट। इसे हम क्या कहेंगे, डिजाइन मोमेंट। मतलब क्या है कि जो हमने सेक्शन कंसीडर किए हैं, जो डिजाइन किए हैं, उन डिजाइन कंपोनेंट की जो मोमेंट है, कैपेसिटी है, वो ये है, सॉरी वो कैपेसिटी ये है। इसके ऊपर जो एक्चुअल मोमेंट लग रही है वो कितनी है, वो कोई बताएगा मुझे? जो एक्चुअल मोमेंट हमारे पास लग रही है वो कितनी है, कोई बताएगा मुझे? इसके अंदर एक्चुअल मोमेंट जो इसके ऊपर लग रही है वो कितनी है? हमने क्योंकि ये थोड़ी अलग कैलकुलेट की थी, तो आपकी वैल्यू थोड़ी अलग होगी इससे। $5488, ओके वेरी गुड। तो ये है 5488। मतलब देखो कि इसकी 6500 जितनी कैपेसिटी है और इसके ऊपर आ रही है 5500 जितनी, मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी से कम आ रहा है इसके अंदर। या हम कह सकते हैं कि भाई जितने की जरूरत है उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी है। इसका मतलब ये सेफ है मोमेंट के अंदर। इट मींस दैट द सेक्शन यू हैव डिसाइडेड और यू हैव कंसीडर्ड इज सेफ इन मोमेंट। समझ आई मेरी बात आपको? 5688 है। अच्छा 5688 ले लो, ठीक है कोई बात नहीं। 548 तो भी कम ही हो रहा है उससे, ठीक है, तो भी कम हो रहा है, तो कम ही ले लो, ठीक है। 5688 ले लो, ओके ओके ठीक है, समझ गया मैं। तो ये है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिजाइन मोमेंट है वो रिक्वायर्ड से ज्यादा है। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है इस चीज को। हाँ अंजलि, सॉरी मेरी गलती हो गई थी, मैंने एक्चुअली उसको 5488 लिख लिया था, मैंने बाद में करेक्ट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें हो तो पूछिए मुझे। यहां तक कोई कंफ्यूजन, मोमेंट कैपेसिटी कैसे चेक करते हैं, कैसे वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं, चेक कैसे करना है, किस चीज को कंपेयर करना है, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग प्रॉब्लमेटिक that you can find over here, otherwise we can move or proceed ahead.
इफ यू अलाउ मी टू प्रोसीड अहेड देन वी कैन और वी विल। अच्छा, मैं अगर ये बार बार बोर्ड के बीच में आ जाता हूँ, लिख रहे हो तो लिख लीजिएगा, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा। तो आगे बढ़े फिर अब शेयर कैपेसिटी के ऊपर। क्लियर है? ओके, वेरी गुड, चलो बहुत खूब। तो अब बढ़ते हैं शेयर कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, अब ये भी निहायत ही सिंपल स्टेप है, इसके अंदर भी कोई ज्यादा कुश्ती लड़ने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, शेयर कैपेसिटी चेक करेंगे, इसका भी आपको एक फॉर्मूला वहां ऑलरेडी दे रखा है। इसका फॉर्मूला है आईएस कोड में आपको दे रखा है पेज नंबर 59 के ऊपर कि भाई VD डिजाइन शेयर इज इक्वल टू होता है आपका AV मतलब शेयर एरिया इनटू FYW मतलब स्ट्रेंथ ऑफ वेब, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वेब डिवाइड बाय √3 गामा m0। ठीक है, अभी जो एरिया ये होता है शेयर एरिया इन शेयर, ठीक है, ये कितना होता है? तो इसके लिए आपको आईएस कोड के अंदर उसी पेज नंबर के अंदर जहां आपको ये दे रखा है, आपको दे रखा है ये पेज नंबर 59 में जाइए, मैं जा रहा हूं, आप भी चलिए मेरे साथ उस पेज नंबर के अंदर। वहां पर देखिए शेयर एरिया आपको दे रखा है, ये दिख रहा है आपको, देखिए ये इस तरह से आपको जो है यहां पर दे रखा है, ये आपको फॉर्मूला दे रखा है इस तरह से एक, और इस फॉर्मूले के नीचे देख रहा है, देखो आपको याद है, तो शेयर एरिया में बी कैलकुलेटेड एज गिवन बिलो 8.4.1.1 8.4.1.1 का जो क्लॉज है उसके अंदर दे रखा है ये, और आई और चैनल सेक्शन के लिए जो आपको दे रखा है भाई वो ये दे रखा है इस तरह से। ठीक है, हमारा मेजर एक्सिस बेंडिंग है, ठीक है, मतलब ये हमारी बेंडिंग मेजर एक्सिस यहां पर है। आज 7 स्टेप क्लियर कर दो, 7 स्टेप क्लियर कर दो, मतलब हमारा वो शेयर बकलिंग वाला, हाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, तो मतलब आपको मजे आ रहे हैं, इसका मतलब ये है ना। तो हमारे पास क्या है, एवी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एवी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो आपको करना क्या है, यहां पर एवी के लिए जो हमारा हॉट रोल्ड सेक्शन और वेल्डेड सेक्शन, बट वी हैव वेल्डेड सेक्शन, हमारे पास हमारा सेक्शन कौन सा है, वेल्डेड है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम क्या करेंगे इसके अंदर, जो हमारा एरिया होगा शेयर एरिया वो D इंटू TW होगा एज पर IS 800, ठीक है, क्लॉज 8.4.1.1। ठीक है, तो यहां पर अब AV निकालो जल्दी फटाफट। D हमारे पास कितना था, D हमारे पास कितना था, 1400 था, है ना, 1400 इंटू थिकनेस ऑफ वेब हमारे पास 12 थी, इसको कैलकुलेट करो। अच्छा, इसको कैलकुलेट नहीं करना तो डायरेक्ट यहां पर रख दो बाई 1400 इंटू 12 इंटू 250 डिवाइड बाय √3 इंटू 1.10। इसका जवाब मुझे कैलकुलेट करके जल्दी बता दो। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा मुझे। इफ यू फाउंड एनी कंफ्यूजन ओवर देयर यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द लाइव सेशन। जिगर कह रहे सर बताइए, जिगर क्या कह रहे हो आप, पूछिए कितना आ रहा है आपका, 2.204 इंटू 10⁶ न्यूटन, 2204 किलो न्यूटन, वेरी गुड, 2204 किलो न्यूटन, वेरी गुड, ओके। ये एवी हमारा यहां तक आ चुका, सॉरी ये एवी नहीं बल्कि ये हमारा टोटल क्या है, वीडी आ चुका है, वीडी आ चुका है, सॉरी इट इज वीडी, ओके, वीडी आ चुका है। आईएस कोड हमें क्या कहता है, 2204 किलो न्यूटन, दिस इज अवर वीडी। आईएस कोड हमें क्या कहता है कि आपका जो मैक्सिमम शेयर था, ठीक है, वो या हम कह सकते हैं कि योर डिजाइन शेयर शुड बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, योर डिजाइन शेयर शुड बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, वही है डिजाइन शेयर, ये है रिक्वायर्ड शेयर, मतलब मैक्सिमम शेयर फोर्स हमारा कितना था, मैक्सिमम शेयर फोर्स हमारा 948 था, है ना, 948 वाज अवर मैक्सिमम शेयर फोर्स, 1322.4। ये किस चीज की वैल्यू है भाई, ये शायद आप इसकी बात कर रहे हो, खैर जो भी है। तो 948 हमारा मैक्सिमम शेयर था, ओके, और हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, सॉरी एक, हाँ 0.6 VD करना है आपको। आई एम सो सॉरी, मैं भावनाओं में थोड़ा बह गया था, ठीक है, वो क्या अभी चाय पीने का थोड़ा टाइम हो गया है, दिमाग थोड़ा काम अभी कम करना बंद कर देता है, खैर जो भी है, चलो हाँ 0.6 VD, आई एम सो सॉरी, 0.6 VD करो इसको, 0.6 VD। अच्छा जिगर आपने फिर ये मुझे 0.6 VD वाला आंसर बताया था, ओके, आई एम सो सॉरी गाइज, मैं थोड़ा बहक गया था। तो 1322 इज द
0.6 VD. Now this 0.6 VD should be greater than your मैक्सिमम शेयर फोर्स और रिक्वायर्ड शेयर. ठीक है, रिक्वायर्ड शेयर. आप लोग चाय पीकर बैठे हो, लेकिन मैं चाय पिए बिना बैठा हूं. ठीक है, मतलब खड़ा हूं आपके सामने. तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं चाय पी लूं, लेकिन अब जरा आपको खत्म कर देता हूं ये मैं, उसके बाद चाय पिएगी. ठीक है, आराम से. तो क्या है 1-3. और हाँ, अभी सीजन जो चल रहा है, जिस तरह से जो ये प्रॉब्लम चल रहे हैं सारे वायरस वगैरह के, तो इसमें आपको सलाह दी जाती है, मैं आपको मेरी तरफ से दे रहा हूँ कि गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा रखें, है ना. गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा रखें. चाय, आपकी कॉफ़ी हो गई, ग्रीन टी वगैरह हो गया, गर्म पानी हो गया. ठीक है, इन सब चीज़ों को, और खट्टी जो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर विटामिन सी होता है, ठीक है, वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपकी शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है वो बढ़ी जाए. और एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, जो तांबा होता है, ठीक है, उसके जो यूटेंसिल में आप पानी पीते हो वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है हमारी इम्यून सिस्टम के लिए. तो आप ऐसे ज़्यादातर चीज़ों का सेवन करें जिससे आपकी शरीर की इम्यूनिटी ग्रो हो, इम्यूनिटी इम्प्रूव हो. ठीक है, इन चीज़ों का खास ध्यान रखो. ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस बुरी सी और घटिया सी बीमारी के चपेट में आए और परेशान हो. मैं बिल्कुल नहीं चाहता, है ना. तो मैं आपसे ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, और ठंडी चीज़ों से जहाँ तक हो सके वहाँ तक बचे रहें. इवन ठंडा पानी भी कम पियो. ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये हमारा 0.6 VD 133 आ रहा है. रिक्वायर्ड हमारे पास 948 था, मतलब ये रिक्वायर्ड से ज्यादा है. इसकी कैपेसिटी रिक्वायर्ड से ज्यादा है. कैपेसिटी ऑफ दिस वेब इज मोर देन रिक्वायर्ड. इसका मतलब ये कि शेयर के अंदर आपका वेब बिल्कुल सेफ है. शेयर में आपका वेब फेल नहीं होगा. अब बकल हो या नहीं होगा वो आगे चेक करना है. ठीक है, बकल होगा या नहीं होगा वो आगे चेक करना है. हमने पहले स्टेप 4 के अंदर जो चेक किया था ना कि 67 हमने पहले कहाँ चेक किया था इससे पहले कि भाई हमारा जो बकलिंग है वो 67 से थिकनेस, हमने पहला जो हमने सिलेक्शन किया था सेक्शन का, ठीक है, वेब के लिए, कि भाई हमारा जो 67 से ज्यादा होता है तो हमें यहाँ पर शेयर बकल के लिए चेक करना होता है. ठीक है, तो शेयर बकलिंग के लिए चेक करना हमारे लिए अब जरूरी होता है, क्योंकि अब अगला स्टेप हमारा शेयर बकलिंग का होगा. लेकिन अब जो है गला मेरा सूखा जा रहा है और अंदर से बिल्कुल अब आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के मुझे देने पड़ रही है. इसलिए आज की क्लास को यहीं पर हम जो है ख़त्म करते. कंप्लीट 2 आवर्स हो चुके हैं, कंप्लीट 2 आवर्स हो चुके हैं. ठीक है, 2 घंटे क्लास हो चुकी है पूरी. आज हम थोड़ा स्पीड हमारी स्लो थी, लेकिन मैं चाहता था कि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आए, कंफ्यूजन आपको कहीं ना हो. मेरी यही हमेशा कोशिश रहती है. वक्त भले ही ज़्यादा लगे उसकी कोई हमें गम नहीं है, चिंता नहीं है. वह हमारे पास अभी वक्त वैसे भी बहुत है. ज़रूरी है आपको समझ में आना. ठीक है, आपके दिमाग में इस चीज़ को समझाना, है ना. तो आज इस क्लास को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं. वैसे जो अगला वाला स्टेप है उसके अंदर एक ही फॉर्मूला है VCR का, वो ही फॉर्मूले के बेसिस पर सारा स्टेप खत्म हो जाता है. लेकिन उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा. कैलकुलेशन के अंदर अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी, और उतनी अब मेरी गले की कैपेसिटी नहीं रही है शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि गला सूखा जा रहा है अंदर से और भारी हो चुका है. तो आज की इस क्लास को यहीं पर हम रोक देते हैं. मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और इसे आपने बिना टेंशन लिए आसानी से समझा होगा. आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी. सर GTU भी एक्सटेंड होगी ना? बिल्कुल एक्सटेंड होगी. GTU की नोटिस तो आ चुकी है ऊपर से बहुत पहले ही कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो एक्सटेंड कर दी गई उनकी तारीख, और अब कब तक एक्सटेंड है अभी इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है. उनकी जो कमेटी है वो आगे मामले का पहले जायज़ा लेगी बाहर एनवायरनमेंट सिचुएशन का, उसके बाद जायज़ा लेकर जो है सिचुएशन के बेसिस पर आपको बताएगी कि भाई आपको क्या करना है. इसके अंदर प्रमोशन वाला भी कुछ चक्कर चल रहा है अभी कि प्रमोशन के अंदर क्या क्या है. भाई प्रमोशन GTU कर दे तो अच्छा है, नहीं करे तो फिर उनका करिकुलम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है. तो मुझे लगता है GTU इसके अंदर कोई ना कोई ठोस कदम लेगी. ठीक है, खैर जो भी है वो बात की बातें हैं. हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे तो आपके इसके बारे में और डीप में चर्चा करेंगे आपसे. ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं. थैंक यू, गुड नाइट एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.